इंडिया में 40 के बाद सबके घुटने लगभग दर्द करना चालू कर देते हैं। इसका कॉमन रीजन क्या है? वो है हमारे इंडियन लाइफस्टाइल, वीक मसल्स, लो कैल्शियम, लो विटामिन D3, ओबेसिटी, ये सारी चीजों का मिश्रण। कई लोग जो वेज होते हैं वो कहते हैं हमारे खाने में कुछ वो न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारी हड्डी मजबूत करे। जो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं उनको वेज डाइट से विटामिन B12 और प्रोटीन्स की मात्रा कम मिलती है। आजकल ऐसा परसेप्शन है कि यार डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो यार बिना बात की बीमारी निकाल देता है, तो उस डर के चक्कर में लोग नहीं जाते, बोले यार एक कमर्शियल हो गया मामला, मेरे आर्थराइटिस होने चालू हो गया, तो क्या ये कैसे भी तरह से रिवर्स हो सकता है? आप मुझे राहुल जी ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, क्या वो वापस काले हो जाएंगे? सप्लीमेंटेशन में प्रोटीन पाउडर इज गुड इनफ। बहुत सारे जिम ट्रेनर्स और वो लोग स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स लेते रहते हैं और अल्टीमेटली उनके हिप जॉइंट्स खराब हो जाते हैं या उनकी किडनीज डैमेज हो जाती है। अपने महीने में 524 सर्जरी, एक साल में 3876 सर्जरी और अब तक 55,000 सर्जरी और 9 रिकॉर्ड्स आपके नाम है। मैं जब यूके में और अमेरिका में ट्रेन हुआ मुझे रियलाइज हुआ यार इनको जो ट्रेनिंग मिलती है, पहले वो डेड बॉडी पे होती है, फिर एक आदमी उनको हर स्टेप पे हाथ पकड़ पकड़ के कराता है। आप जानते हैं कि एक इंडियन सर्जन किस तरह से ट्रेन होता है? आज मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जिनकी टोटल सर्जरी एक साल में हुई है 3,876। ये सारी सर्जरियां ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है और इसका अगर मैं आपको एक एवरेज बताऊं पूरे यूएई में टोटल साल में होती है 2,500 के आसपास सर्जरी। यानी ये अकेला व्यक्ति एक देश से 1.5 गुना सर्जरी कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर मनोज वाधवा की, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सर्जरी करने वाले डॉक्टर है। अब तक उन्होंने करियर में 55,000 से ज्यादा सर्जरी की है। उनके नाम 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 रिकॉर्ड वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, 7 लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अभी हमने इनसे एक डिटेल पॉडकास्ट किया और जाना कि भैया देश में ये जो ऑर्थो रिलेटेड समस्या ये क्यों है, कब से चालू होती है, क्यों चालू होती है, क्या कारण है, कौन से न्यूट्रिशन लेके इससे बचा जा सकता है, कौन सी एक्सरसाइज इसमें करनी चाहिए। और बहुत सारे मिथ है कि अरे मालिश करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, तो क्या मिथ है या ट्रुथ है? जिनके ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो उनके रनिंग नहीं करनी चाहिए, वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, ये मिथ है कि ट्रुथ है? अरे जितना ज्यादा घी खाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मिथ है कि ट्रुथ है? अगर आपको ऑर्थो से रिलेटेड कोई समस्या है ना हो तो ये पॉडकास्ट ध्यान से देखना, आपका जीवन बदल के रख देगा। वेलकम मनोज जी टू द पॉडकास्ट। थैंक यू राहुल जी। सर, मैं आपका ये रिसर्च कर रहा था और मैं ट्रूली लेट मी ऑन कैमरा लेट मी से कि मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। मैंने आपका देखा कि आपने महीने में 524 सर्जरी, एक साल में 3,876 सर्जरी और 9 रिकॉर्ड्स आपके नाम है और अब तक 55,000 सर्जरी। तो मैं कभी इस कैपेबिलिटी वाले डॉक्टर से नहीं मिला हूँ, सो मुझे मिलके मेरा प्राउड फील हो रहा है। और आज के पॉडकास्ट का मेन गेम है कि आपकी जर्नी एज ए डॉक्टर, और ना सिर्फ एज ए डॉक्टर, एज ए एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप खुद का हॉस्पिटल भी रन करते हैं, और साथ में जो नी जॉइंट पेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं जो एक आदमी परेशान होता है कि ये बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे बच सकते हैं, सब पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इंडिया में 40 के बाद सबके घुटने लगभग दर्द करना चालू कर देते हैं। ये अगर कोई भी पॉडकास्ट सुन रहा है तो उसके घर में एक ना एक ऐसा मरीज होगा जो जॉइंट के पेन से परेशान है। तो ये इसका कॉमन रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखो 40 के बाद सबके तो नहीं पर बहुत लोगों के। अब वो है हमारे इंडियन लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वीक मसल्स, लो कैल्शियम, लो विटामिन D3, ओबेसिटी, ये सारी चीजों का मिश्रण। आप अगर 10-15 साल किसी चीज को डिले करेंगे तो एक ना एक समय पर 40 के आसपास वो दिखना तो शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजों का समूह है जो हम कहते हैं कि वंस यू स्टार्ट टचिंग 40 यू विल हैव द साइंस डेवलपिंग अप। तो ये कोई एक दिन की स्टोरी नहीं है। ये आप सोचो कि हमने कॉम्प्रोमाइज जो 15-20 साल के लिए किया वो 40 पे दिखना शुरू हो रहा है। 25 की हरकतें थी जो 40 में दिखनी, वो 25 के कर्म थे जो 40 के बाद फल दे रहे हैं। सही है, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा था। और क्या क्या प्रॉब्लम आती है सर, मतलब पेन के अलावा, जॉइंट पेन के अलावा जैसे गठिया होता है, हमारा फ्रोजन शोल्डर होता है, स्लिप डिस्क होती है, और मसल पेन्स हैं, क्लिक्स हैं, मेनिस्कल टीयर्स हैं, टेनिस एल्बो है, ऐसे बहुत सारे मिश्रण होते हैं। बैक एक है, हमारा सर्वाइकल पेन है, शोल्डर डिस्कम्फर्ट है, फ्रोजन शोल्डर है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ों के अंदर आती हैं। सर, एक मैं डेटा देख रहा था आर्थराइटिस का, नी आर्थराइटिस लगभग 195 मिलियन यानी और 20 करोड़ लोग हो गए जो इससे सफ़र कर रहे हैं। ये क्या है और क्यों है? नी आर्थराइटिस क्या होता है? आर्थराइटिस का अगर मैं साधारण लैंग्वेज में बोलूं, हमारे जोड़ है जिसमें बोन्स है, आपस में बोन्स के ऊपर एक कैपिंग है, एक स्मूथ सरफेस जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, प्रक्रिया ऊपर है।
अब जब ये कार्टिलेज जो है वो वीक पड़ जाए, उसमें क्रैक्स, फिशर्स पड़ना शुरू हो जाए, वो आपस में रबिंग जैसे फ्रिक्शन होता है वो होना, वेयर एंड टियर स्टार्ट हो जाए, तो उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। अब ये वो जो कवर हेड वो हटने लग गया, डैमेज होने लग गया। जैसे आपका ये दीवार का प्लास्टर है, पेंट है, वो पील ऑफ होना शुरू हो गया, तो वो जब एज के, अगर वो चीज एज के साथ हो रही है तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है। यंग लोगों में इन्फ्लेमेटरी है तो उसे हम कहते हैं गठिया। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, पर मोस्ट कॉमन क्लस्टर में ये दो प्लस गाउट आता है। तो ये सर लाइफस्टाइल इशू है या फिर इसमें जेनेटिक्स का भी कुछ रोल होता है? जेनेटिक्स मींस टेंडेंसी, ठीक है। लाइफस्टाइल मींस एक्टिवेशन, एक कैटलिस्ट। तो आप सोच लो, अगर मैं साधारण लैंग्वेज में बात करूं तो 30% जेनेटिक्स कि मुझे मेरी फैमिली जीन्स में गिफ्ट मिला, और 70% जो है वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से ट्रिगर कर दिया उसको। हाँ, लाइफस्टाइल ने उसको ट्रिगर कर दिया। तो ऐसा नहीं हम सिर्फ कह सकते कि यार ये मेरे जीन्स में है तो मुझे होगा ही होगा। जीन्स आपको सिर्फ ज्यादा प्रोन करते हैं उस चीज के लिए। अच्छा सर, मुझे अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए, 40 के बाद मुझे दर्द होना फील हुआ, मैं आपके पास आ गया और मैं कहा सर मेरे आर्थराइटिस होने चालू हो गया, तो क्या ये कैसे भी तरह से रिवर्स हो सकता है? आप मुझे राहुल जी ऐसा ही सवाल पूछ रहे हैं, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, क्या वो वापस काले हो जाएंगे? हाँ, नहीं होते। तो सो द क्वेश्चन इज, आर्थराइटिस को हम रोक नहीं सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, पर हम काफी हद तक उसका प्रोग्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि किस स्पीड से वो डिक्लाइन करेगा, वो एक एक्टिव लाइफस्टाइल, वेट रिडक्शन और सप्लीमेंट, गुड डाइट सप्लीमेंट्स, ये बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हम उसकी स्पीड ऑफ डिटेरियोरेशन जो है, जिस स्पीड पे वो बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। मतलब रुकेगा नहीं, वो रिवर्स हो गया वो हो गया, पीछे नहीं जाता। रिवर्स नहीं होगा, उसका आगे का प्रोग्रेशन स्लो हो जाएगा। स्लो होगा लेकिन होगा तो सही, मतलब देखिए, रुक सकता है क्या कंप्लीटली? मेरी रिंकलिंग नहीं रुक सकती है, मेरे बाल सफेद होने नहीं रुक सकते हैं, तो होगा तो सही। तो ये एज के साथ है। हर मशीन में वेयर एंड टियर, मेरी गाड़ी चलिए 1 लाख किलोमीटर लेकिन कभी घिसेगी नहीं, ऐसा हो सकता नहीं है। कोई भी चीज जो इस्तेमाल होगी वो एक दिन अपना नियंत्रण रूप तो देगी। मतलब एक कॉमन प्रोसेस है, ये उम्र के साथ होता ही है, जिसके जल्दी होने लग जाए उस पर अपन रुक सकते हैं। और एक सर ये ऑस्टियोपोरोसिस जो आपने उम्र के हिसाब से बताया, मैं देख रहा था 50 के पार हर थर्ड वुमन को ये प्रॉब्लम है। इस पे मैं 1 मिनट आपका जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। प्लीज। यहाँ ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 2 टर्म्स हैं बॉस, एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक है ऑस्टियोपोरोसिस, और दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मींस जोड़ जो है, जोड़ के ऊपर वाला कार्टिलेज वेयर ऑफ होना, यानी कि कैपिंग वेयर ऑफ हो रही है। अगर बोन का स्ट्रक्चर वीक होता है तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ अ बोन। जैसे टेबल है मेरा, इसकी लकड़ी की स्ट्रेंथ लूज हो रही है, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। कवरिंग खराब हो रही है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये तो पहला हो गया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग है डॉक्टर साहब मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मेरे को, मैं कैल्शियम ले रही हूँ, कैल्शियम का ऑस्टियोपोरोसिस से है। अब अगर हमारी हड्डियां वीक है, अब आपने विमेन का बोला, एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन। हमारे कंट्री में क्योंकि कैल्शियम की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, उसके अलावा फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड नहीं है, इससे बोन्स वीक होती हैं। अब फीमेल्स में मीनोपॉज के आसपास आके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, यानी कि वो हार्मोन्स जो बोन्स को कंजर्व कर रहे हैं आज वो बोन्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, उसे ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे मीनोपॉज के आसपास बढ़ती है तो आप सोच लो, अगर सप्लीमेंट्स वो लेडी पिछले कुछ समय से नहीं ले रही है या उसका यूट्रस रिमूव हुआ है, तो उसकी बिल्डिंग सब्सटेंसेस रिड्यूस हो गए हैं, डिस्ट्रॉइंग सब्सटेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं। ये सारी मिश्रण लेके उसकी बोन्स को वीक कर देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बोन, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि खोखली हड्डियां बोलेंगे। एक सर स्लिप डिस्क और एक बैक पेन, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? और एक तो आजकल ये, पहले स्लिप डिस्क ऐसा लगता था कि किसी किसी के कभी कभी होता है, आजकल तो मुझे यूथ आदमी जगह जगह दिख जाता है यार। पहले मैं हर घर परिवार में एक ना एक बंदा मुझे स्लिप डिस्क वाला दिख रहा है। तो पहले तो ये नॉर्मल बैक पेन और स्लिप डिस्क में फर्क क्या हुआ और ये क्यों हो रहा है इतना? देखिए, बैक एक या बैक स्पेन का मतलब हुआ हमारी मसल्स के स्ट्रेन की वजह से। वो तो आप थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसको आराम देंगे, हॉट पैक्स देंगे, वो ठीक कर जाएगा। स्लिप डिस्क मतलब 2 हड्डियों के बीच की डिस्क जो है वो थोड़ी बाहर निकली हुई है और वो नसों को टच कर रही है, वो सीरियस फिनोमेना है। वो इसलिए बिकॉज आपको कंटिन्यूस लॉन्ग ड्यूरेशन बैकएक दे सकती है, आपकी टांगों में झंझनाहट रह सकती है, उसमें कमजोरी आ सकती है, और सिवियर केसेस में यूरिन या स्टूल का कंट्रोल भी लूज हो सकता है। स्लिप डिस्क इज डेफिनेटली समथिंग टू वरी। अगर ये किसी को हो तो उसको हर निम्नतम सिस्टम जो है रोकथाम के लिए एक्सरसाइजेज, मसल स्ट्रेंथनिंग, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हमारे में ना एक कहावत है, वंस अ बैक पेशेंट ऑलवेज अ बैक पेशेंट। मतलब मेरे को स्लिप डिस्क थी, आज सही था, डॉक्टर साहब करा था, ठीक हो गया, छोड़ दिया, 5 साल बाद दोबारा। हाँ, ये भी है। तो इसलिए स्लिप डिस्क के एंगल से प्रिवेंटिव बहुत ज्यादा जरूरी है। बैक कंडीशनिंग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं सर? पहली बात तो अगर हुआ नहीं है तो मैं क्या करूं कि मेरे हो ही ना, और अगर मेरे हो चुका है तो मैं कैसे रोकूं? इसमें अगर तो हम अपने बैक के मसल्स को स्ट्रांग रखें, राइट,
सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, अनकस्टम्ड एक्टिविटी, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग है विदाउट वार्म-अप्स और विदाउट बिल्डिंग अप, ये सब काम नहीं करें, हाइट ट्विस्टिंग नहीं करें, तो आप में होने की संभावना कम हो जाती है। अब सवाल सेकंड लोग हैं जिनमें डिस्क है, अब वो क्या करें? अब किसी को डिस्क है तो ज़्यादा झुककर काम नहीं करना, ज़्यादा भारी काम नहीं करना है, हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। उसके अलावा जब भी करना है अपनी बैक मसल्स को कंडीशन अप करना है। सडन एक्टिविटी से पहले उसको वार्म अप देना है। जिम जाने से पहले ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्म अप बहुत ज़रूरी है, फिर जाके अपनी एक्सरसाइजेस पे जाना है। ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं और बैक स्ट्रेंथनिंग के चार्ट्स हैं जो हम लोगों को देते हैं उन लोगों को जिनको कि स्लिप डिस्क की समस्या है। बिकॉज उन सबको मैं कहता हूँ साहब देखो, ऐसा 2 चीज़ें हैं, आपकी 2 मिलीमीटर डिस्क श्रिंक हो गई तो आपकी समस्या कभी थी नहीं, और 2 मिलीमीटर डिस्क बढ़ गई तो एक शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी रेडी है। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको क्या चीज़ चूज करनी 2 है। mm कम करना है कि 2 mm बढ़ाना है। और सर ये सही बात है, जो कई लोग जिम में जिन तो भी मैंने 2-4 यंग लोगों को देखा है, उनके हुआ जिम से ही है। वो होता ना कि ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखिएगी, कुछ हुआ अब तो मैं बॉडी बना के रहूंगा। वो जिम में घुसते ही बोले ला इसको उठाऊं उसको पटको, फिर वो आ जाते हैं 4 दिन बाद की स्लिप डिस्क हुई। एक सर भी आपने वर्ड बोला था गठिया भाई, ये क्या हुआ सर? क्योंकि ये काफी न्यूज या एड वेड में तो दिखता रहता है। हाँ, गठिया बेसिकली मीन्स मेडिकल लैंग्वेज में रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी कि सोजिश होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एज के साथ होता है वो 1 या 2 जॉइंट्स में होगा, गठिया मल्टीपल जॉइंट्स में होगा। गठिया वाले पेशेंट्स हमेशा जवान होंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले बुजुर्ग होंगे। ये विमेन में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, और एक ही साथ पे उसकी उंगलियां हाथों की, घुटने के, कूल्हे के, कंधे के मल्टीपल जॉइंट्स में होगा। और वो इंसान हमेशा कहेगा सिवियर पेन है, खास करके सुबह उठते टाइम मेरी बॉडी गड्ढे की तरह हार्ड होती है, सिर्फ मॉर्निंग स्टिफनेस कहते हैं, बहुत समय तक स्टिफनेस वो रहती है, और मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, और इसमें मल्टीपल जॉइंट्स डैमेज होते हैं। कई बार तो हम 4-6 जॉइंट्स उनके रिप्लेस करने पड़ते हैं हमें। लेकिन रोमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ सेकंड टर्म होती है, उसे हम कहते हैं गाउट। गाउट होता है यूरिक एसिड का बढ़ना। इसका ज़्यादातर अगेन सोजिश आएगी, सिवियर पेन होगी, और अंगूठे के जोर पे जॉइंट के ऊपर आती है और उसकी मूवमेंट हैम्पर होती है। लेकिन गठिया यानी कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है, और इसका अर्ली प्रिवेंशन और अर्ली मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। सर न्यूट्रिशन में बात करूंगा, और मुझे भी आपकी बात सुनते सुनते एक मुझे मम्मी के हाथ याद है। मम्मी की एक बीमारी क्या है, उनकी उंगलियां ये यहाँ से टेढ़ी सी है, टेढ़ी सी है सब, दर्द बिल्कुल नहीं होता उनको। बस एक प्रॉब्लम देख के लगता है यार ये क्या हो गया, बोले दर्द तो होता ही नहीं है, तो इट्स ओके। तो ये इट्स ओके है या कुछ इशू है? ये इसे कहते हैं यहाँ पर गांठे आना, ये एज वाले पेशेंट्स से बनता है ना ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसे हैबर्डन्स और बॉशर्ड्स नोड्स कहते हैं। ये इन गांठों पे आती है, कॉस्मेटिकली बुरी होती है, मेरे को नुकसान नहीं देती। आप रेगुलर एक्सरसाइजेस, मैं को बोलता हूँ साधारण तरीका, देसी तरीका यार, गर्म पानी में थोड़ा नमक, थोड़ा सरसों तेल डालो, एक सॉफ्ट स्माइली फिजियो बॉल मिलता है, पानी के अंदर उसको स्क्वीज करते जाइए और जॉइंट्स को मोबिलाइज करो। नॉर्मली पीपल कैन टॉक इट ऑन। जो गठिया वाली डिफॉर्मिटीज होंगी वो बिल्कुल क्रुक्ड फिंगर्स होंगी, वो बदसूरत होंगी, और वो फंक्शनल, वो आदमी अपना ग्रास्प नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी प्रॉब्लम नहीं, वो गठिया नहीं है, वो गठिया नहीं है, वो एज के साथ है। सर न्यूट्रिशन पे आते हैं कि अभी जैसे अपने कहा कि भी अगर आप हड्डी मजबूत रखेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो उसके लिए एक्सरसाइज एक पार्ट है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे, एक न्यूट्रिशन भी पार्ट है। बट मोस्ट ऑफ द लोग, कई लोग जो वेज होते हैं, वो कहते हैं हमारे खाने में कुछ वो न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारी हड्डी मजबूत करे। ऐसा कुछ ये मिथ है या ट्रुथ है? ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है। अब डाइट में, वेजिटेरियन में आप अपनी बैलेंस करेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, कैल्शियम लेंगे, तो सब कुछ कवर होता है। हाँ, वो ठीक है। जो लोग नॉनवेज नहीं लेते हैं उनको वेज डाइट से B12, विटामिन B12 और प्रोटीन्स की मात्रा कम मिलती है, पर उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए दूध और दूध के पदार्थ, पनीर हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया, फोर्टिफाइड मिल्क है, आप आलमंड्स एंड वॉलनट्स, अखरोट और बादाम ले सकते हैं, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स ले सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं, आप सोयाबीन बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, दालें, लेंटिल्स जो होते हैं हमारे, काले चने, सफ़ेद चने, राजमा, इन सब के अंदर हाई डोज प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन लेने का पैटर्न, ये एक अवेयरनेस की कमी है। ऐसा नहीं कि वेज वाले को बहाना मिल गया, जी मेरी हड्डियां फ्रैक्चर भी हुआ तो मेरी हड्डी जुड़ेगी नहीं, मैं वैष्णव लेता हूँ, तो ऐसा कुछ आंसर नहीं है। ऐसा नहीं कि नॉनवेज वालों की हड्डियां स्ट्रांग होती हैं, आपको अपनी डाइट सप्लीमेंटेशन लेना है। क्योंकि जैसे मैं, जब भी मेरी आदत है, मैं 6 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराता हूँ, तो B12 और D कम निकलता है हमेशा ही, और फिर वो जिससे कराता हूँ बोलता है भैया आप वेजिटेरियन हो, ये 2 तो आपके कम होगा ही होगा। तो वो D के तो जो कुछ ओरल सप्लीमेंट्स वगैरह और वैसे लेके काम चलाते हैं।
फिर धीरे धीरे आप डाइट पे भी काम करने लगे हैं, थोड़ा सुधरी है चीज, पर ये हमेशा ये ब्लेम ही आता है कि वेज वाले हो इसलिए तुम्हारे तो कम आएगा ही आएगा। नहीं, मैं नॉन हार्डकोर नॉन वेज हूँ, मेरा भी लो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। इट्स लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। हमारी लाइफस्टाइल में मैं एक मेजॉरिटी समय इंडोर एनवायरनमेंट में ओटीज में रहता हूँ, तो मेरा सनलाइट नेचुरल एक्सपोजर नहीं है। तो नेचुरल एक्सपोजर जो कुदरत ने नियम बनाए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सप्लीमेंटेशन, अगर वो चीज़ कम हो तो आप B12 और D3 का सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। पर एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है, आपने जब यहाँ टच करा है, बहुत लोग उसको दोबारा चेक नहीं करते। ओवरडोज भी उतना ही बुरा है। अगर आपने लेवल्स को ओवरडोज कर दिया उसके भी उतने ही साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमेशा टेस्ट करके चीजें लेनी चाहिए, और कब तक लेनी है एक स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। सर प्रोटीन का क्या रोल है? प्रोटीन का रोल है इसमें, प्रोटीन ज्यादा होगा तो जाके हम कंट्रोल कर पाएंगे? प्रोटीन्स हमारी बॉडी का फाइटर है, मेरा जिम है, राइट, मेरी बॉडी का स्कैवेंजर है, मेरे को इन्फेक्शन से रोकता है, मेरी स्ट्रेंथ मसल्स की देता है, मेरी स्ट्रेंथ बोन्स की देता है। तो प्रोटीन इज अ मस्ट, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज, और वो अपनी डाइट में सप्लीमेंटेशन में जरूर लेना चाहिए। सप्लीमेंटेशन में प्रोटीन पाउडर इज गुड इनफ? प्रोटीन पाउडर ठीक है, ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज अगर करते हैं तो, अदरवाइज वो किडनी पे भी नुकसान कर सकता है। एक्सरसाइज नहीं करते, आपने प्रोटीन्स ले लिए एक्सेसिव, लेकिन आप उसको बर्न आउट नहीं करते, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स लिए हैं, तो आपकी किडनी डैमेज कर सकता है। बहुत सारे जिम ट्रेनर्स और वो लोग स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स लेते रहते हैं, और अल्टीमेटली उनके या कोई हिप जॉइंट्स खराब हो जाते हैं या उनकी किडनीज डैमेज हो जाती है। तो प्रॉपर हाइड्रेशन भी उतनी जरूरी है। आप उतना 4 लीटर 5 लीटर पानी जरूर लेंगे उसके साथ। पानी, और अगर आपने पानी भी लिया है और एक्सरसाइज भी की है तो ले लो प्रोटीन, अदरवाइज फिर ये नुकसान कर सकता है। सर देसी घी को लेके एक मिथ है कि भाई खूब दूध दही का खाना और सब बढ़िया है, तो अगर घी खाते रहोगे तो जॉइंट लुब्रिकेट रहेंगे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिथ या ट्रुथ? ये तो आपने पंजाबी वाली बात बोल दी। मैं पंजाबी हूँ ना। हमारे यहाँ देसी घी इज अ पैशन, राइट। उसमें दादी ने बोला है फ्रैक्चर भी होगा देसी घी देना है, मेरे आर्थराइटिस है देसी घी देना है। वो सोचते हैं जैसे टोटल मिथ, 100% मिथ है। वो सोचते हैं कि वो घी जैसे मेरे घुटने के अंदर चला जाएगा। लुब्रिकेशन हमारा साइनोवियल फ्लूइड देता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, वो देते हैं, घी नहीं देता। घी तो रिवर्स फिनोमेना करता है बॉस। घी आपकी बॉडी में फैट इंक्रीज करेगा, आपका वेट बढ़ेगा, उल्टा वो जॉइंट आर्थराइटिस को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। तो देसी घी इज बैड थिंग, नॉट अ गुड थिंग फॉर द जॉइंट्स। क्योंकि नॉर्मली जो एक परसेप्शन है कि जैसे बॉडी भी एक मशीन है और इसका जो ऑयल है ना वो घी है, तुम घी डाले जाओ ये मशीन चले जाएगी, घुटने के अंदर नहीं जाता ना वो। कैल्शियम डेफिशिएंट भी काफी लोग हैं, तो एक तो इसको पता कैसे लगाएं और इस डेफिशिएंसी को कैसे पूरा कर सकते हैं? कैल्शियम, यस, कैल्शियम जो हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं वर्ड, वो भी तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसे ही ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ठीक है, हमेशा इसको प्रॉपरली चेक करना चाहिए। एक एवरेज आदमी को 700 से 1000 ग्राम पर डे चाहिए अपना कैल्शियम इनटेक। कैल्शियम के साथ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कैल्शियम लिया, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं करी तो वो सारा यूरिन में बाहर हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर एब्जॉर्प्शन पे ध्यान रखना है, व्हाट फॉर्मुलेशन ऑफ कैल्शियम उस पे ध्यान रखना है। वो सब फीमेल्स जो 40-45 प्लस हैं, जो कि अब मीनोपॉज में जाने वाले हैं, दे मस्ट स्टार्ट बिफोर हैंड। इवन ये एक आभास है कि ऑस्टियोपोरोसिस इज अ डिजीज ऑफ फीमेल्स, रॉन्ग। 70 वर्ष के ऊपर 1/3 मेल पॉपुलेशन भी ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसलिए कैल्शियम तो इन मेल्स के भी जरूरी है, लेकिन आप कह लो 65 के आसपास जरूरी है अगर नॉर्मल में है। डेफिशिएंसी है तो हर समय आपको उसका सप्लीमेंटेशन लेना है, पर जब भी कैल्शियम लें साथ में विटामिन D3 के साथ लें, ताकि कैल्शियम लेना और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होना दो अलग चीजें हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन D3 साथ में, विटामिन D3 एक्सरसाइजेस, विटामिन D3, प्रॉपर हाइड्रेशन, और जैसे इंटरप्टेड गैप्स पे, जिस दिन में 2 दफा, उस तरह से इंटरप्टेड गैप्स पे लेना है। वो आते हैं सर एक्सरसाइज पे, क्योंकि आपने कहा प्रोटीन का ऑब्जर्वेशन करना है तो भी एक्सरसाइज चाहिए, विटामिन कैल्शियम का करना है तो भी एक्सरसाइज चाहिए। तो कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितना एक्सरसाइज सफिशिएंट है कि इतना करोगे तो आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन रह जाएगी? बस पहले तो आपके सब श्रोताओं के लिए एक्सरसाइज कोई लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, राइट। इट्स नॉट अ चॉइस। एक्सरसाइज करनी है। मुझे जॉइंट्स को ऑफलोड करना है एक साधारण एंगल पे, मेरा स्कूटर है उस पर 3 लोग बिठाने हैं, बस उसके टायर में हवा प्रॉपर रखनी पड़ेगी। अगर आपको जॉइंट्स को ऑफलोड करना है तो उसके आसपास के मसल्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा, एक्सरसाइज चाहिए। आपको बैक को स्ट्रेंथन करना है, उसके आसपास के मसल को स्ट्रांग करना, एक्सरसाइज चाहिए। लेकिन एक्सरसाइज कैसे करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, कैसे करना है, ये इसलिए बोल रहा हूँ। 50 लोग आते हैं, डॉक्टर साहब ये थेरेपी देखी, उसमें योगा देखा। भाई किसके लिए क्या करना है वो तो जान लो। भाई किसके लिए क्या करना है, ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज वर्ड हो गया तो हर एक पे देना है। भाई कुछ भी कर, बॉडी को तोड़ मोड़ दिया होगी एक्सरसाइज तो किस इंसान के लिए? आपको सर्वाइकल का चक्कर आते हैं तो आपको सर्वाइकल की कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है? आपको अगर बैक डिस्कम्फर्ट है तो कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्या स्टेप्स है उसमें लेने हैं। ऐसा नहीं है कि 200 लोगों का शिविर लगाया और सबको इकट्ठे योगा कराना शुरू कर दिया। भाई किसको क्या प्रॉब्लम है पहले वो देख लो ना, उनको फिल्टर करना है। ठीक है सर, एक्सरसाइज करते टाइम आदमी क्या मिस्टेक कर देता है जिससे बोन डैमेज होती है या ज्यादा प्रॉब्लम? जैसे भाई भी अपने जिम का एक एग्जांपल अभी अपन ने देखा कि भाई बिना वार्म अप के कोई जिम में कूद जाता है तो
प्रॉब्लम हो विदाउट जाती है। वार्म अप एक्सरसाइजेस करते और- हैं, ठीक है ना। उसके अलावा प्रॉपर पोस्चर ना रखना। अब मैंने डेड लिफ्ट करनी है, मैंने स्क्वाट करना है, ठीक है ना, मैंने लंजेस करने हैं, मैंने किस तरह से करना है, वो सिस्टम क्या है। अगर मैं स्क्वाट्स करूँ, मेरे घुटने मेरी बॉडी से आगे नहीं जाने चाहिए, उल्टा मेरी बैक खराब हो जाएगी उसको लेके। मैंने डेड लिफ्ट करनी है, मैं बैक को कैसे सिक्योर करूंगा, मैं कमर को सीधा कैसे रखूंगा, मैं ग्रेजुएटेड वेट कंट्रोल कैसे लेंगे, और ईगो ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी। हाँ। मेरा साथ वाला 70 किलो उठा रहा है, मैं भी 70 किलो उठाने जा रहा हूँ, ये उसने करा था। ये तो बहुत होती है जिम में, यही है कि अच्छा ये कितने के उठा, इतने के, ये देख भाई बताएगा तेरे को, हाँ, भाई तो कितना- बताएगा। तो इसलिए प्रॉपर कंडीशनिंग ऑफ योर मसल्स, प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर पोस्चर, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसल हमेशा एक ग्रेजुएटेड पैटर्न से इंप्रूव करती है। मैं हमेशा को बोलता होता हूँ, स्लो स्पीड, मोर रेपिटेशंस, दैट्स द आंसर। ये क्वेश्चन है शायद, मैं आप यू आर द मोस्ट एप्ट पर्सन टू आस्क दिस। अभी डाइट के लिए एक्सरसाइज में सबसे कहने का, अगर तुम जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तुम 10,000 स्टेप्स चलो, और ये पैटर्न चल गया है। पर जो कई लोग कहते हैं 10,000 स्टेप्स चलो, और कुछ लोग कहते हैं अरे इतना मत चलना, जॉइंट्स पे दिक्कत आ जाए। भाई मैं मोटा आदमी हूँ, पतले होने के लिए तो जा रहा हूँ, तो बोले तू इतना मोटा, इतने वजन से 10,000 स्टेप चलेगा, तेरे जॉइंट की प्रॉब्लम आएगी, तेरे घुटने दर्द करेंगे, तो तू मत कर। तो मोटा आदमी कंफ्यूज है कि भाई मैं चलने जाऊंगा तो भी परेशान, और नहीं करने जा रहा हूँ तो वैसे मोटा हो रहा हूँ। सो टेल मी कि ये दो धारी 10,000 तलवार स्टेप्स है। वाला जो है, ये 10,000 स्टेप्स वाला जो पार्ट है, क्या एक वजन वाला आदमी जब इसको करता है, क्या जॉइंट और नीज के लिए हेल्दी है या नहीं? ये 10,000 स्टेप्स एक मार्केटिंग नंबर है। ठीक है। बेसिकली 5,000 to 8,000 स्टेप्स, इसके साथ स्ट्रॉन्ग मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ये कॉम्बिनेशन जो चाहिए। ठीक है। अब आगे आया कि चलना किसी के लिए बुरा नहीं होता, लेकिन हाई स्लोप रेजिस्टेंस पे, ट्रेडमिल पे रेजिस्टेंस पे करना, वो चीज़ है जिनको आर्थराइटिस उनके लिए बुरा है। तो इसलिए चलना आर्थराइटिस क्या problem बोला, नहीं। इसको रिपीट करेंगे, आर्थराइटिस वालों के लिए क्या बुरा है, क्या नहीं करे? आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस बेसिकली रफ सर्फेसिस है, जब वो आपस में रब करेंगे आपको पेन होगा। बॉडी ने एक पेन ऐसी चीज बनाई है, आप समझ लो आपको सेंसर लगा दिया, एक मार्कर लगा दिया है, बॉस अब यहाँ पे थम जा, हाँ। रुक जा, आपको प्रॉब्लम है, इस स्टेज पे रुको, 5 मिनट रेस्ट करो, बॉडी को रीजनरेट करने दो, ब्लड सप्लाई आने दो, फिर दोबारा चल लो। अगर आप उसको अपनी विल पावर या जिद से ओवर एक्सर्ट करोगे तो आपको वो नुकसान देगा। ठीक तो है। इसलिए स्टेप्स का नहीं है। आप कोई जो रेगुलरली अपने आप को ट्रेन करता है वो 15,000 भी कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो रेगुलरली ट्रेन कर रहा ठीक है। है। बट सडनली एक नंबर को चेज करना, चेज गेम बुरी है। वो जीरो से जो स्टार्ट किया, भी आज पहला दिन ही 10,000 करूंगा, तो वो खराब है। 5,000 to 8,000 स्टेप्स विद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसी से रिलेटेड मिलता जुलता है रनिंग, कि भाई रनिंग करो, फटाफट वेट जाता है, लेकिन अगर रनिंग करेगा, खराब जॉइंट पे असर आएगा, तेरे घुटने की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। तो रनिंग इज गुड और बैड, स्पेशली उसके लिए जो थोड़ा हेल्दी है। ओवरऑल जिसके हेल्दी जॉइंट्स हैं, रनिंग इज नॉट बैड, ठीक दे है। कैन डू इट, प्रोवाइडेड वो अपना स्टेमिना बिल्डिंग करेंगे, प्रेफरेबली सॉफ्ट ग्राउंड पे करेंगे, प्रॉपर फुटवियर पहनेंगे, ये ठीक है। चीजें। अब सेकंड है वो लोग जिनको आर्थराइटिस है, जैसे हमने डिस्कस किया बोन्स रफ है, अब भी करिए, उन लोगों के लिए रनिंग इम्पैक्टफुल है, बिकॉज जैसे ही आप दो रफ चीज़ों को ऐसे इम्पैक्ट करोगे वो आपको नुकसान देंगी। तो रनिंग स्पेशली ऑन हार्ड ग्राउंड्स इज एब्सोल्यूट नो फॉर पीपल हु हैव आर्थराइटिस। ओके। आपको यदि ऑलरेडी आर्थराइटिस है तो आप हार्ड ग्राउंड्स पे तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, हाई स्पीड रनिंग नहीं करेंगे, स्लो करेंगे। उन लोगों को हम कहते हैं वॉक कर लीजिए, आप ट्रेडमिल पे वॉक कर लीजिए, आप साइकिलिंग कर लीजिए, बेसिकली उसको ऑफ लोड करिए। ठीक। वेट कम करने के 1000 तरीके हैं, हाँ। सिर्फ रनिंग इज नॉट वन वे। लेकिन रनिंग में मेरे जॉइंट्स कैसे हैं, मैंने अपने मसल्स को कंडीशन कैसा करा हुआ है, मैं फुटवेयर क्या पहन रहा हूँ, मल्टीपल चीजें होती हैं जो उसको डिक्टेट करती हैं। सर सप्लीमेंट और स्टेरॉइड पे अपन ने बात की थी भी, इससे फर्क पड़ता है जॉइंट वगैरह पे? आप सप्लीमेंट लेते हैं या प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइड आप उसके प्रॉपर हाइड्रेशन रख रहे हैं, आप उसके लिए वर्कआउट कर रहे हैं। स्टेरॉइड्स आई वुड से बिग नो। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड से चूलों का, जैसे हमारा एवियन कहते हैं, बॉल की ब्लड सप्लाई खत्म होना, वो प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे किडनी, लंग्स, लिवर सब पे कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है। तो स्टेरॉइड्स नहीं लेने चाहिए, लॉन्ग टर्म बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। ये एक स्लो पॉइजन है जो बाद में मालूम पड़ती है, इमीडिएटली मसल तो दे देती है लेकिन लास्ट में आपके मसल्स और बहुत चीजों में नुकसान देती है। ऑयल मसाज की मार्केटिंग होती है भी, ऑयल मसाज करने से ये सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा पेन है तो ऑयल मसाज कर लो, एवरीथिंग विल बी ओके। मिथ और ट्रुथ? मिथ। ऑयल आपकी बॉडी के अंदर है, ऑयल आपको किसी फॉर्म पे काउंटर इरिटेंट होता है, वो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो आपके जॉइंट के कोई आर्थराइटिस के रिवर्सल में 0% बेनिफिट करता है। तो एनीथिंग जो एक फील गुड, मुझे नींद नहीं आती है, मैं एक ड्रिंक लेता हूँ बहुत बढ़िया होती है, ड्रिंक मेरी नींद को रेगुलेट नहीं कर रहा है, उसको स्ट्रेस कर रहा है। तो सेम वे ऑयल आपको फील गुड फैक्टर देगा, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उस आपकी बीमारी पे कोई एडवांटेज नहीं देगा। प्रोग्रेशन भी स्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर कुछ भी पाएगा, फील गुड फैक्टर के लिए। फील गुड फैक्टर के लिए।
ओबेसिटी का कितना बड़ा रोल है जॉइंट पेन में? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये मैं मेजर इंडियंस को कंट्रोल करना चाहूँगा। आप इतना सरल समझ लीजिए, हम हर 1 kg बॉडी वेट जो ऐड करते हैं, 4 kg बॉडी वेट एक्स्ट्रा मेरे घुटने पे जाता है। अगर मैंने 10 किलो बढ़ाया तो 40 किलो मेरे जॉइंट्स को एक्स्ट्रा लोड लेना है। कैसे? अगर मैंने 10 kg बॉडी वेट किया तो हर एक्टिविटी में 40 kg एक्स्ट्रा लोड मेरे घुटने उठाएंगे। मेरे घुटने हाउस फाउंडेशन पिलर्स है मेरी बॉडी के। अगर वो एक्स्ट्रा लोड उठाएंगे जल्दी घिसेंगे। एक स्कूटर पे हमेशा मैं 4 लोग बिठाता हूँ, पिस्टन जल्दी बैठेगा, बोलने की जरूरत नहीं है उसको लेके। तो इसी तरह से जो ओबेसिटी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन जो अच्छी बात है वो एक मॉडिफाइबल फैक्टर है। अनलाइक एज इज अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर, जेनेटिक्स इज अ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल मतलब आप उसमें कुछ नहीं रोक सकते, है जो हो गया। मॉडिफाइबल मींस मैं पूरे मेरे हाथ में कंट्रोल कर सकता हूँ इसको मैं। तो बॉडी वेट कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हम अपनी मल्टीपल एक्सरसाइजेस, डाइट कंट्रोल, मॉडिफिकेशन से सेट कर सकते हैं। सिटिंग का पोस्चर क्या होना चाहिए जो मेरी स्पाइन की और बाकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ को देखे? ये नॉर्मली सब जने ऐसे बैठने का कोशिश करते हैं, बट आजकल हर आदमी ऐसे ही हो जाए। और एक नया बोझ हो रहा है ये वाला कि वो यूं ही रहता है आदमी। इसे मैं कहता हूँ ये टैबलेट, आईफोन, फोन की लाइफ, राइट? बिकॉज हम उसमें सारा टाइम स्ट्रेन दे रहे हैं नेक मसल्स को अपनी। तो बेसिकली ये बैठने के लिए हमारी जो चेयर है वो सपोर्टिव टू द स्पाइन होनी चाहिए। मेरा हेड सपोर्ट, नेक सपोर्ट। आप बढ़िया गाड़ियां, सिंपल आंसर है अगर आपको इस पे, इसे हम कहते हैं अर्गोनॉमिक केयर। अगर आपको देन लुक एट सम हाई पोर्शा, वो किस तरह से डिजाइन करती है कंफर्ट जोन के लिए, वो आपकी कंटूर लेती है। आपकी गर्दन सपोर्टेड है, आपका सर सपोर्टेड है, आपकी बैक सपोर्टेड है, आपका लंबर स्पाइन जो नीचे कर्व होता है वो पैडेड और सपोर्टेड है। सेकेंड एस्पेक्ट है मेरे बैठने का। चेयर तो कुछ भी हो गई, मेरा बैठने का तरीका। अगर मैं खुद ही स्लाउच करके ऐसे बैठूंगा तो वो चेयर मेरे को कोई मदद नहीं करेगी। सिट स्ट्रेट, बैक वेल सपोर्टेड, यू आर गोइंग टू डू फाइन। तो ये जो झुक के बैठना और ये बैठना, ये आगे पीछे आर्थराइटिस को या किसी भी तरह के जॉइंट चीज को, नेक मसल्स को ओवरस्ट्रेन करेगा, शोल्डर को ओवरस्ट्रेन करेगा, उनको डैमेज करेगा। तो सर आजकल पहले से करते करते परमानेंट पोस्चर हो गया, मतलब किसी का फोन नहीं भी होता तो उसकी गर्दन ऐसी घुसी हुई है। एक वो मोटापा भी आ गया, और फिर वो गर्दन तो कईयों की गर्दन ढूंढनी पड़ती है, इसकी गर्दन है नहीं। टर्टल नेक। हाँ सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि हम ग्लोरीफाई करते हैं। आजकल लोगों के नी में पेन इसलिए होता है, बोले कि आजकल की महिलाएं घर का काम ही नहीं करती। पहले देखो हम बैठ के पोछा लगाते थे, बैठ के झाड़ू पोछा करते थे, तो उससे सब ठीक होता था। और ये जो करने लग गए आजकल, इसलिए लोग बहुत कमजोर हो गए। तो ये मिथ है क्या ट्रुथ है, क्या है? एक मिथ है। एक्टिविटी करना हमेशा अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करके मसल स्ट्रांग करना अच्छा था, अच्छा है, अच्छा रहेगा। लेकिन ये कहना कि हम नीचे बैठ के पोछा लगाते तो मेरा घुटना खराब नहीं होता, इज अ रॉन्ग वर्ड। जो हमने इंडियन टॉयलेट में बात करी या नीचे बैठ के खाना करने में बात करी, अगर आपका जॉइंट है तो आप उसको ओवरलोड स्ट्रेस क्यों दोगे? आप उसको हाई लोडिंग क्यों दोगे जिसमें डैमेज है? रूटीन में आप जो मर्जी करो, एक्टिविटी की रूटीन है कि मेरी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो जो मदद देता था कि हम जब नीचे बैठते थे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी। लेकिन जहाँ ये था कि रुकना कहाँ पर है, कहाँ थमना है। अब इस स्टेज के बाद ये एक्टिविटीज अच्छी नहीं है, हम वहाँ पर रोक नहीं पाए। बिकॉज मैसेज ये था, जो चीज़ 18 साल वाले के लिए अच्छी है वो 70 वर्ष वाले के लिए भी अच्छी है, वो अच्छी नहीं है, वहाँ उसको रुकना था। सो नीचे बैठकर एक्टिविटीज करना एक हेल्दी नी के लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देता, मसल्स को स्ट्रांग करता है, करिए। डैमेज नी ने 8 गुना एक्स्ट्रा वेट लेना है नीचे ऐसे काम करने पे। अब आप ये सोच लीजिए नुकसान ही देगा। नहीं, ऐसे कहते भी अगर आप नीचे बैठ के झाड़ू पोछा कर रहे हो या काम कर रहे हो जितना, आपके होगा ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ऐसा है? नहीं साहब, ऐसा साइंस में कुछ भी प्रूव नहीं हुआ ऐसा कि नीचे बैठने वालों में, फिर तो जितनी चाइना की, जापानीज, इंडियन पॉपुलेशन है, इसमें जॉइंट डैमेज नहीं होने चाहिए थे। बिकॉज हमारा तो कल्चर है ना, ये तो गोरों का कल्चर नहीं था। तो ऐसे में अगर होता तो इंडिया, जापान, चाइना, कोरिया, इसमें तो डैमेज होना ही नहीं चाहिए था। हमारा पोजीशन ही ऐसा है। लेकिन ऐसा सच में प्रूव तो नहीं हुआ। या जो नमाज पढ़ते हैं उनके घुटने खराब नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ। तो उनके भी होते थे। एक रागी है, ग्रंथी है, प्रीचर है, जो कि सारी लाइफ आलती पालती बैठकर वहां पे प्रश्न करता है, तो उनके भी तो जॉइंट डैमेज होते हैं। तो साइंस इज जो प्रूव होता है। कुछ आपके जेनेटिक्स हैं, कुछ आपके लाइफस्टाइल है, और फिर आपकी उम्र आ गई तो आपके होना ही होना है। फिर तुमने चाहे जीवन में ये सारी चीजें कितनी की हो। एक यार, अगर जैसे हम डैमेज में बोलते हैं ना, ये आदमी बहुत शराब पीता था, डैमेज हो गया, लेकिन कई शराब सारी उम्र पीते तब भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए ऐसा कोई पैसे नहीं है। लेकिन कोई चीज को जनरलाइज करना वो खराब है। तो जनरलाइज अगर ये वर्ड बोला जाए कि नीचे हम बैठ के अगर ये काम करेंगे तो मेरे जॉइंट्स खराब नहीं होंगे, वो स्टेटमेंट एक मिथ है, एक रॉन्ग मैसेज है। सर, किड्स को कितनी उम्र से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में डाल देना चाहिए? Sports training can start even after 5 years of age, but
प्रॉपर ट्रेनिंग, आपने ट्रेनिंग बोला, ट्रेन मींस इट इज मेंटोर्ड। तो अगर आप चाइना में देखेंगे जो सारे उनके गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स पे आते हैं वो 5 साल से बच्चे को उसमें डाल देते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली रेगुलेट और ट्रेन करते हैं। आप ऐसा भी नहीं, लोग बोलते हैं 18 साल से पहले जिम नहीं करना, रॉन्ग वर्ड। मैंने अपने बेटे को 12 साल पे 10 साल पे शुरू करा था, बट क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको आना चाहिए। यू हैव टू डिस्कस विद एन एक्सपर्ट कि कौन सी एक्सरसाइज को नहीं करना और कौन सी कर सकते हैं। जनरलाइज जिम नहीं करना ये इज अ रॉन्ग वर्ड। 5 साल के बाद एक्सरसाइजेस अंडर ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। खुद ट्रेनर मत बनो, ट्रेनर के अंडर 5 साल बाद छोड़ सकते हैं। स्लीपिंग पोजीशन से कुछ इंपैक्ट पड़ता है सर? नॉर्मल साइड टर्निंग करें विद अ पिलो इन इट इज अ वेरी वेरी सेफ पोजीशन। पर बहुत लोग जो बिल्कुल उल्टा होकर लेटते हैं उसके कुछ डाउन साइड्स हैं, वो बीच बीच में कर ले, लेकिन कंटिन्यूसली पेट के बल लेटने से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है। एक सर ये बेड के आज की डेट में हम सुनते हैं कि भाई ऑर्थोपेडिक बेड्स आ गए, तो ये कितने ज्यादा, मतलब ये मार्केटिंग गिमिक है या रियलिटी है? ऑर्थोपेडिक बेड्स होते हैं? ऑर्थोपेडिक में ऑर्थोपेडिक कितना पता नहीं, लेकिन मार्केटिंग गिमिक वर्ड है। बेसिकली ना हार्ड बेड ना सॉफ्ट बेड, एक मॉडरेट फर्म बेड होना चाहिए जो हमारी बैक को सपोर्ट देता हो और बेसिकली हमारी मसल्स को दे, हमारे सोर पॉइंट्स में हैवी पॉइंट से प्रेशर मत दे। वो आंसर है। ऑर्थोपेडिक तो एक ब्रांडिंग स्टाइल हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ ऑर्थोपेडिक नाम की चीज नहीं है। हार्ड सॉफ्ट के बीच में कुछ मॉडरेट स्टिफनेस, फर्मनेस। एक सर ये इसका बीमारी नहीं है, लेकिन एक कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे वो उंगलियां कटकाते रहते हैं, तो ये गुड मतलब कहना है ठीक है बुरा है। कई लोग कहते हैं ऐसे मत किया कर, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोग कहते हैं अरे इससे तो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। नॉर्मल लोग इस तरह से क्लिकिंग करते हैं, बैठे बैठे कुछ कट के निकालने वाला, पटाखे निकालना, पटाखे निकालते रहते हैं, कट 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 कर। नॉर्मल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव क्लिकिंग करने से लिगामेंट लैक्सिटी आती है, जॉइंट्स की लैक्सिटी आती है। एक्सेसिवली नहीं करना चाहिए, नुकसान दे सकता है। सर एक्सरसाइज पे आ गए, फिटनेस पे आ गए, बीमारी पे आ गए, न्यूट्रिशन पे आ गए, एक्सरसाइज पे आ गए, ट्रीटमेंट पे आते हैं। ये जो अगर मेरे ऑर्थराइटिस या कोई भी ऐसे जॉइंट पेन आ गया, यहाँ दर्द हो रहा है वहाँ दर्द हो रहा है, और मैं जाके पेन किलर उठा के आ गया कि पेन किलर खा लो ठीक हो जाएगा, तो ये ठीक है टेम्पररी या डैमेज करेगा आगे जाके? पेन किलर कोई आपको इलाज नहीं देता। पेन किलर आपकी पेन की जो फीलिंग है उसको सप्रेस करता है। इट्स अ सप्रेसेंट, टेम्पररी सप्रेसेंट। शॉर्ट टर्म में कोई डिस्कम्फर्ट था, मैंने लिया, कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग टर्म पे वो आपकी किडनीज और लिवर को डैमेज करेगा। ठीक है। दूसरा, डोज क्या ली पेन किलर्स की। तीसरा, मेरे को और मेडिकल लाइट चीजें कितनी है, जैसे मेरे को मान लीजिए अल्सर है, मेरा पेन किलर डिफरेंट है। मेरा किडनी प्रॉब्लम डायलिसिस चलता है, किडनी इशू है, मेरा पेन किलर डिफरेंट है। मेरी हार्ट की समस्या है, मेरा पेन किलर डिफरेंट है। मेरी लिवर की है, मेरा पेन किलर डिफरेंट है। सो हमेशा पेन किलर लेना है तो अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके लेना है। ऐसा नहीं हो फायदा लेने के सर्कल में आप नुकसान कर बैठे। नहीं, नॉर्मली सर इंडिया का तो सिंपल सा है कि वो 2-4 ब्रांड लोगों को पता है कि तो मेडिकल की दुकान, डॉक्टर से भी नहीं पूछते, दर्द हो रहा है मेडिकल की दुकान में, केमिस्ट के पास गए, भैया एक पत्ता दे दो, वो भी कहता है ले भैया पत्ते। आजकल तो गूगल भी बता देता है। हाँ, गूगल ही बताता है। चैट जीपीटी से पूछो, आधा इलाज वही कर देता है। एक होता है कि जॉइंट में कि सॉल्ट वाटर रेमेडी जो है कि भाई कई लोग देसी उपाय है कि भाई कुछ भी दर्द हुआ आप तो गर्म पानी में नमक डाल के बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा। ये कितना रिलेवेंट या ये मिथ या ट्रुथ वाली बात है? सॉल्ट वाटर मसल रिलैक्सेशन देता है, डेफिनेटली ये फील गुड फैक्टर है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आपकी बीमारी पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है ना। अगर कोई चीज़ अगर हमारे देसी नुस्खे में अगर इफेक्ट करती थी तो मैं बोलूँगा मस्टर्ड हल्दी, वो एक हीलिंग सब्सटेंस है। तो बेसिकली आपको वो चीज़ चाहिए जो एक एंटीऑक्सीडेंट है। मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, मेरे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ते हैं, मेरे जिन चीज़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे विटामिन सी, बेरीज हैं, आपका हल्दी है, टर्मरिक जो होता है हमारा मस्टर्ड, ये चीज़ें हमें मदद करती हैं। जो सॉल्ट वाटर हमारी मसल्स को रिलैक्स करेगा, हमें थोड़ा सा ईज्ड आउट फील करेगा, लेकिन कोई आर्थराइटिस या किसी में कोई एडवांटेज नहीं है उसका। तो फील गुड फैक्टर है जो हाँ। मसाज वाला। अच्छा, मसाज का अगेन, मसाज जो होती है ना वो कितनी फील गुड फैक्टर है यार? मसाज अगेन द सेम वे आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रखेगी, आपको बेटर फील करवाएगी, लेकिन आपके जॉइंट्स को कहीं पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर सेल्फ डायग्नोसिस कैसे करें? जैसे अगर मेरे कोई प्रॉब्लम होने लगी है तो मैं कैसे, किस सिम्टम पे मैं समझ जाऊं कि यार अगर ये सिम्टम है तो यार मेरी प्रॉब्लम है, मुझे भी डॉक्टर को जाके दिखा देना चाहिए? मैंने आपको पहला कहा ना कि जिंदगी में भगवान बड़ा सेंसिटिव पिक्चर, उन्होंने पेन बनाई है। आपको पेन हो रही है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। मेरी गाड़ी में टिक टिक की आवाज आ रही है, कुछ गड़बड़ है, आई हैव टू गो टू अ स्पेशलिस्ट।
मेरी बॉडी मुझे पेन दे रही है, मेरी बॉडी मुझे स्टिफनेस दे रही है, उसने पेन और स्टिफनेस 2 मार्कर्स बना दिए, आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है एंड आई नीड टू डिस्कस विद अ स्पेशलिस्ट। आगे वो स्पेशलिस्ट आएगा कि माइनर चीज है, सिंपल एक्सरसाइज निकल सकती है, या कुछ ज्यादा डैमेज है। सर इसमें एक लोगों का मिथ है या ट्रुथ है जो भी है बताना, कि आजकल ऐसा परसेप्शन है कि यार डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर तो यार बिना बात की बीमारी निकाल देता है, या यार डॉक्टर तो बिना बात ही, भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो बोलेगा ये सर्जरी करा लो साहब, तो उस डर के चक्कर में लोग नहीं जाते, बोले यार एक कमर्शियल हो गया मामला। कोई भी अगर एथिकल डॉक्टर होगा ठीक वो है। बिना जरूरत के सर्जरी नहीं करेगा। और राहुल जी, मेरे को आधे लोग ना ये बात पूछते भी, आप इतने वॉल्यूम करते हो, तो मैंने कहा एक बात बताओ, आप मेरे राहुल जी सामने बैठे हो, हाँ। मैं आप लोगों को राहुल जी अब आ जाओ, आपको मैं घुटना चेंज कर देता हूँ, क्या आप करवा लोगे? नहीं। कोई मतलब बिना प्रॉब्लम के कौन इस चीज को, आप ये कह सकते हो कि 10% यार 2 लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकता था। आई थिंक आज की डेट में एक वर्ड में पेशेंट से कंज्यूमर यूज करूंगा, कंज्यूमर इतना तो समझदार है, बिना उसके कोई कुछ नहीं करवाता। और एक एथिकल डॉक्टर कभी भी कोई भी जो स्टेप है वो पेशेंट एथिक्स से बाहर निकल के नहीं करेगा। बाकी एक डाउन साइड देखना तो हर चीज के अंदर वो है, लेकिन वो 1 या 2% को डर है बेसिकली। एक्चुअली क्या होता है सब, वही केस 5 गलत आए हैं, लेकिन वो परसेप्शन कि अरे यार आजकल तो यही होता है, तो अपने तो जैसे अगर किसी की भी बीमारी होती है तो आप नोटिस करेंगे आपके पास भी कई पेशेंट्स केस बिगाड़ के लाते होंगे, आप उनको कहते होंगे भाई तुम इतने साल तक क्या कर रहे थे, तो वो क्या करना है, पहले तो आपने गोली लेके काम चला लिया, गोली से पार पड़ गई, तेल ले आते हैं, तेल ले आए, मसाज करा लेते हैं, फिर उसकी तेल मसाज गोली सब खत्म हो जाती है, फिर कहता है डॉक्टर साहब आप बचाओ जाके। तो वो इतना क्यों आया लेट डिले उसके पास, क्योंकि उसका परसेप्शन वो है। तो आपको कुछ चीजें कि भाई अगर ऐसा हो तो तुरंत आ जाया करो। राहुल जी, आपके पॉडकास्ट से यही तो बताना चाहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैंने 3 अंडरस्टैंडिंग द डिजीज एट राइट स्टेज। हमारी चीज में बहुत सारी चीजें लाइफ में जहां खड़ा मैं देखता हूँ वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है। मैं एक सर्जन हूँ, बिजी सर्जन हूँ, मैं हमेशा हंसता हूँ कि हमारे पास ना 90% लोग डैमेज करने के बाद ही आते हैं, तो समझाने का मौका ही नहीं देते। आप बहुत चीजें बचा सकते हैं, आप बहुत चीजों में लगता है कि यार ये इंसान सही समय पर कंट्रोल हो सकता था, लेकिन इसने कभी ओपिनियन ही नहीं लिया, तब तक ये खुद दिखाते रहे। जब डैमेज हो गया देन इट इज टू लेट। और सर ये उनके जो पुराना प्री कंसीव नोशन है उसको मजबूत और करता है। देखो हम तो इतने साल तक थे, डॉक्टर ने जाते ही सर्जरी बता दी, तो वो जाते इसलिए बता दी क्योंकि तो बिगाड़ के आया था, तो पहले जाता तो नहीं बताते। आई थिंक लोगों को ना वेट एंड वॉच रिजीम से हटना है। ये जो घर बैठे बैठे ना हो जाएगा अपने आप हो जाएगा, बड़ा एक्टिव था, ये समझना है कि आप ओपिनियन तो लो, मानना नहीं मानना तो आपके ऊपर है। आप ओपिनियन नहीं तो आपको ऐसा होगा कि 80% आपको एक लॉजिक समझ में आएगा कि ये लॉजिक है, मुझे करना चाहिए, लेकिन ओपिनियन लिया ही नहीं, परसेप्शन में ही रहे तो कभी जीत ही नहीं पाए। अब आता है सर, किस हद तक हमको लगता है कि दवाई इंजेक्शन से काम चल जाएगा और किस लेवल पे सर्जरी पे चले जाना चाहिए, ये अगर कुछ स्टेजेस आप बता सके। अगर ऐसा है तो सर्जरी लगेगी। और जैसे मैंने बोला, आर्थराइटिस एक रात में कभी नहीं आएगा, इट्स अ स्लो ऑनसेट डिजीज। स्लोली आया, पेन है, स्टिफनेस है, आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कई बारी आज की डेट में PRP आती है, स्टेम सेल्स आते हैं, बहुत सारा कुछ प्रिवेंटिव है। आपने वो सब कुछ करा, यदि सब कुछ करने के बाद भी मेरे जोड़ों में पेन है, मैं सुबह उठता हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, मुझे बैठ के उठ के चलना मुश्किल है, मेरी रोज़ की जीवन शैली मेरे लिए समस्या दे रही है, मेरी जॉइंट्स में आवाज़ें आ रही हैं, मेरे जॉइंट्स टेढ़े, बोलेक्स डिफॉर्म हो रहे हैं, मेरी जॉइंट्स के साथ साथ मेरी कमर पे समस्या जा रही है, ये सब लोग हैं जिनको उस समय स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे लोग हैं जिनके जॉइंट्स ग्रेड 4 पे आ चुके हैं और इनके लिए सर्जरी विल बी अ बोन इन लाइफ। ग्रेड 4 होता है, ग्रेड 1 2 3 4 1 2 3 इज प्रिवेंटिव, 4th is where surgical options come in. सर एक किस्सा है आपका, आप भंगड़े वाला कुछ मेरे को बता रहे थे सर, बड़ा गजब, मतलब आपका जीनियस माइंड। मैंने कहा यार ये जीनियस स्ट्रेटजी है। स्ट्रेटजी से ज्यादा, आप स्ट्रेटजी से ज्यादा उसके पीछे एक लॉजिक था। मेरा हमेशा ये मानना था एक सर्जन का, एक डॉक्टर का रोल सिर्फ सर्जरी नहीं है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। वो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करा जाए वो इंपॉर्टेंट है। मैं यूके में ट्रेन हुआ, उस समय मैंने कुछ पेशेंट्स को वहाँ बॉल डांस पे देखा। मैं यार एक हार्डकोर इंडियन, हार्डकोर पंजाबी था, तो मन में एक दृढ़ बना लिया कि जिस दिन मेरे 1000 से पेशेंट्स हो जाएंगे मैं इन सबसे भंगड़ा करवाऊंगा और ये दिखाऊंगा दुनिया को कि दिस इज द लाइफ। एक लेडी जो क्रिपल्ड व्हील चेयर पे है, अगर मैं उसको ये दिखाता हूँ माता जी आज से 2 महीने के बाद एक शादी पे खड़े होकर आप डांस कर रहे होगे, वो उसको मानने को रेडी नहीं। ऐसा कैसे होता, अभी तो मैं चल नहीं पा रही, मैं तो टॉयलेट तक नहीं जा पाती। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू शो इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन देखने से आती है। एक सर्जन होने नहीं आते, जब आप ये चीज़ें बोलते हो तो हर एक को उसमें कोई ना कोई दिखता है, रीज़न होगा, इंसेंटिव होगा, लेकिन जब आप एक रियल लाइफ मॉडल दिखाते हो, यू शो द वर्ल्ड दिस इज अ लाइफ वेटिंग फॉर यू।
तो मैं उसको हंसता होता एक वर्ड में, ये आपकी लाइफ का दूसरा बचपन है। आपने भंगड़ा करवाया था बकायदा? सब में करवाया था मैंने भंगड़ा, ये सारे लोग। तो उसमें एक सेशन करा मैंने जहाँ उसमें सारे पेशेंट्स बैठे हैं, अब उसमें लेके वो लोग भंगड़ा कर रहे हैं, और उसी दौरान वो जब सर्जरी से पहले इन लेग्स में डंडा पकड़ के, वॉकर पकड़ के चल रहे हैं, वो वीडियोस पीछे फ्लैश हो रही थी। तो पीछे पुरानी वीडियो, पुरानी लाइफ प्ले हो रही है, बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज व्हाट इज लाइफ। मैंने बहुत सारे सेशंस लाइफ में, बिकॉज इंडिया में आने के बाद मेरा पॉइंट जितना मदर का बोला था, मैंने एक चीज का रियलाइज करा, जब मेरी माँ को ही ऐसा लगता है तो हर लेडी इंडिया में ऐसी है। यहाँ पर सवाल सर्जरी करने में सदियां गुजर जाएंगी, यहाँ पर अवेयरनेस बिल्ड करनी होगी, यहाँ अवाम को एजुकेट करना होगा, दे बिकम इंस्ट्रक्टर्स। तो इसलिए यही नहीं, मिल्खा सिंह जी के साथ मैंने सुखना लेक पे वॉकेथॉन करवाई, ये सब लोग वॉकिंग कर रहे हैं। मैंने बोटाथॉन करी सुखना लेक के ऊपर कि आप बोटिंग कर सकते हैं, आप रैंप मॉडलिंग कर सकते हैं, आप पेविलियन वायरिंग हार्ले डेविडसन बाइक्स पे करते हैं, बाइकेथॉन। तो ये हर वो सेशन को मैं करता था उस पैटर्न पे कि आज देश को ज़रूरत है अवेयरनेस की, उस बिल्डिंग की। ये इसलिए बोल रहा हूँ राहुल जी, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं यार इतने ऑपरेशन हो रहे हैं। हम इंडिया में कितना कर रहे हैं? 3 लाख 4 लाख 140 करोड़ की आबादी में, ठीक है। अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है? 35 करोड़। कितने साल से सर्जरीज हो रही हैं? 100-150 साल से चली रहे हो। तो हम करते हैं 3 लाख, वो करते हैं 100 लाख। 100 लाख। आप इमेजिन कर लीजिए कि इंडिया में आज अगर सब कुछ फ्री हो जाए तो इंडिया में 2 करोड़ लोगों की सर्जरी होगी। इतनी प्रॉब्लम है। अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंसिस इशू है, सिस्टम का फ्लो है। इसीलिए मैं ट्रेनिंग और बहुत सारे सिस्टम्स में, आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट फॉर इंडियन आर्थोप्लास्टी। हम एक अभियान चल रहे हैं ज़्यादा से लोगों को, सर्जन्स को ट्रेन करने के लिए, बिकॉज ये एक आने वाला एपिडेमिक है। हर सोसाइटी पहले उस चीज़ को मना करती है, फिर उसका रिजल्ट देखती है, फिर उसकी ओर दौड़ती है। ठीक तो हर कोई होना चाहता है, ठीक है ना। मैंने पिछले 20-25 साल में एक सी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। मैं इंडिया लौटा था, पहले मेरे पास वही मानता था जो व्हील चेयर वाला होता था, वॉकर वाला, कि अब गंवाने को क्या रह गया, अब तो बेड पे पहुंच ही गया। आज चलते फिरते लोग आते हैं। डिफरेंस ये हो गया है कि आज वो कैटेगरी ऑफ पेशेंट चेंज हो गया है, अवेयरनेस बढ़ी। पहले सिर्फ 65-70 साल के ऊपर वाला आता था, अब तो लास्ट के है। आज गठिया वाला पेशेंट 18 साल का बच्चा भी होता है, 12वीं का है, वो भी होता है। तो आज ये आ गया, हम कहते हैं यार ये जो एज का नंबर मत देखो, जिंदगी अच्छी करनी है, क्वालिटी है। अगर डैमेज है तो पहली सोचना प्रिवेंशन है, भाई उसको बचाना चाहिए। लेकिन अगर डैमेज हो गया तो रामबान पड़ा है अभी। ये जो नी रिप्लेसमेंट, इसकी एवरेज लाइफ क्या होती है होने के बाद? देखो अब जो न्यू सिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, काइंड ऑफ इम्प्लांट मटेरियल्स, क्योंकि मैं बहुत कुछ डिज़ाइन करता हूँ इसके ऊपर, AI बेस्ड सिस्टम्स, इन सब के बाद और मटेरियल्स इंप्रूव होने से 20 से 30 साल पे तो अब बहुत लोगों के लिए मैं कहता हूँ दिस शुड बी सर्जरी फॉर योर लाइफ टाइम। सर इसमें भी जैसे सर्जरी की रेट में डिफरेंस होते हैं ना, कोई कितने में करता है, कोई कितने में करता है, इसमें शायद इम्प्लांट्स का काफी फर्क पड़ता है। अभी आप मुझे बता रहे थे इंडिया में से कुछ आप इकलौते हैं जो इम्प्लांट्स डिजाइन करने में मदद करते हैं। तो एक तो ये इम्प्लांट्स क्या है, कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, और ये चीप और प्रीमियम का डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस कॉस्ट में डिफरेंस आता है? जैसे इम्प्लांट्स का डिफरेंस वैसे ही है, मैं एक चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, ये चेयर मेरी डिजाइन वही है, मेरी फैब्रिक चेयर है, मेरी लेदराइट है कि मेरा लेदर है, वहीं पे उसकी लाइफ है, ठीक है। एक जॉइंट, एक कैपिंग है, ठीक है। जॉइंट में पहले बताना चाहूंगा, बहुत लोग सोचे जॉइंट प्लेसमेंट मतलब ये है मेरा घुटने का जोड़ निकाल के नकली जोड़ फिट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जैसे हम लेमन लैंग्वेज बोलते थे, मेरा दांत खराब हुआ, पहले निकाला, सोने का दांत फिट कर दिया, वो नहीं होता। आज की डेट में आपके जॉइंट के ऊपर हम क्राउन कैपिंग करते हैं, तो एक कैपिंग होती है आज की डेट में होती है। आपको सब कुछ जॉइंट नेचुरल रहता है, जॉइंट नहीं चेंज किया तो नेम पड़ा हुआ है, तभी हम आजकल रीसर्फेसिंग यूज करते हैं। तो इस सबको करने के साथ हमारी मोबिलिटी आती है। अब आती है क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स। जैसे एक टायर की लाइफ कितनी होती है यार, डिपेंड करता है उसका रबर कितना बढ़िया है और सड़क कैसी है जिस पे चलेगा। इसी तरह से मेरा एक मेटल है जिसने प्लास्टिक पे घूमना, जितना मेरा मेटल स्मूथ होगा और प्लास्टिक हार्ड होगा उतनी मेरी लाइफ ज़्यादा है। तो आज के डेट में स्पेशलाइज मटेरियल्स आते हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है और उनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और थैंक्स टू आवर करंट गवर्नमेंट, इन्होंने इंडिया में प्राइस कैपिंग कर दी। हमारा कंट्री में वर्ल्ड में सबसे सस्ते इम्प्लांट्स इंडिया में हैं और वो प्री कंट्रोल्ड है, कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर उसकी प्राइसिंग चेंज नहीं कर सकता है। और वो बेस्ड ऑन कंपनी नहीं है, वो बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, तो मटेरियल बेस्ड है। तो न्यूअर इम्प्लांट मटेरियल्स जो है उनकी लाइफ ज़्यादा है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बेटर है, और डेफिनेटली अगर कोई अफोर्ड करता हो तो उन सिस्टम्स पे जाना चाहिए। तो सर भी आप जैसे प्लांट जो डिजाइन करने वाली टीम्स है इंटरनेशनल, उसमें आप इंडिया की तरफ से हैं, तो सर वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो कैसे तो आप उस पे आए और अभी वहाँ क्या हो रहा है? बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था जब मुझे पहली बार, हमने पहले एक बहुत बड़ा डेटा दिया कि ये जो फिट फॉर ऑल टेक्निक है
एक इम्प्लांट अमेरिका में डिज़ाइन होता है और वो सब हम लोग यूज़ करते हैं अपने पेशेंट्स पे यार, उसके साइज़ एंड शेप के लिए मैच ही नहीं है। हमारी पॉपुलेशन का अलग है, हमारा साइज़ शेप अलग है, एक रशियन अलग है, साउथ अमेरिकन अलग है। तो अ, एशिया की जो बॉडी साइज शेप पैरामीटर्स बहुत डिफरेंट है। तो उस पे लेके आया कि इम्प्लांट्स को हमारे देश हमारे लोगों के लिए कस्टमाइज, जैसे बिस्पोक कहते हैं ना, पर्सनलाइज, वो बिल्ड करना चाहिए। अब इस दौरान में जब फर्स्ट ट्रेनिंग हुई तो पहले तो हमें भी घबराहट थी यार, इंडिया में सर्जन की ट्रेनिंग तो थी पर डिजाइनर की ट्रेनिंग कभी नहीं थी। तो बाय इंजीनियरिंग सब तो पहले गए, उनमें लेके फैक्टर सीखना तो घबराहट थी, लेकिन करा। लेकिन यार हम सब जो इंडिया के लोग हैं ना, भारत के, हम सब ब्लेस्ड हैं। हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हम सब एक स्पेशल, आप आईटी देख लीजिए, सब इंडिया के हैं, तो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत अच्छी है। इसको देख के सारे जो यूरोपियन सर्जन्स भी जो पहले हमें एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे, बाद में कहते हैं आप जितनी चीज़ें हैं। मैं बॉस उसके दो कारण हैं। एक, हमारी ट्रेनिंग हमेशा देखने से होती है, तो हम देखकर जो चीज़ बिल्ड कर सकते हैं वो कोई और नहीं। हमारे अंदर एक एआई मॉडल है जो फिक्स्ड है, सेकंड, हाँ चलती फिरती है। सेकंड, हमारी पॉपुलेशन, हमारे पास करने के लिए जो नंबर है। लाइफ इज व्हाट एक्सपीरियंस। मेरा जो एक्सपीरियंस 5,000 सर्जरीज पे था डिफरेंट था, 10 पे डिफरेंट है और 50 पे डिफरेंट है। मैं जितना उस नंबर को एग्जीक्यूट करता हूँ, आप हमेशा उसमें सीखे। आप ये सीखते हो क्या नहीं करना, आप ये सीखते हो हर नई चीज़ बढ़िया नहीं होती। बहुत सारे चेंजेस हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें इंडिया में सब लॉन्च करी हैं और मैं ही था पहला छोड़ने वाला। इसलिए अडेप्टेबिलिटी टू चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पॉपुलेशन के लिए क्या डिजाइंड है वो बेटर है, हमारी डिमांड्स डिफरेंट है। अब कोई गोरा आपसे बैठ के आलती पालती मारना, नीचे बैठने का सवाल ही नहीं पूछता। मेरी कहानी बोलती, आप ऑपरेशन करोगे जी, अगर मैं आलती पालती नहीं मारूंगा तो मेरा तो जी कराने का फायदा ही नहीं है। मैं गोल्फ नहीं खेलूंगा तो स्पोर्ट्समैन कहता है मेरे से फायदा नहीं है। तो इसे मैं वर्ड यूज करता हूँ, डिमांड ऑफ द कंज्यूमर डिक्टेट्स एवरीथिंग। हमारे लोगों की डिमांड रिलीजियस, रिक्रिएशनल बहुत डिफरेंट है वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो ज़रूरत है वो सिस्टम्स जो हमारे लोगों के लिए कस्टमाइज्ड हो, हमारे लोगों के लिए डिजाइंड हो, उनकी शेप के लिए अडाप्ट करें और उनके लिए एक तरीके का कस्टम फिट हो। एक सर आपने ऑब्जर्वेशन वाली बात बोली, तो आपने एक ऑफ द कैमरा अपने स्टोरी शेयर की थी। हमारी ऑब्जर्वेशन सुपर शार्प होती है और ये बाहर के लोग भी मानते हैं कि भाई यूरोपियंस भी, यूएई वाले भी सब। तो एक आप किस्सा बता रहा था कि अपनी शार्प क्यों होती है, एक बार मैं चाहूंगा उस शिप के लिए शेयर कीजिए। अरे वो मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ बता रहे थे, मुझे मजा आया कि मैं जब यूके में और अमेरिका में वहाँ पर था, ट्रेन हुआ, तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार इनको जो ट्रेनिंग मिलती है, एक स्पून फीडिंग मिलती है। पहले वो डेड बॉडी पे होती है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाती है, फिर एक आदमी उनको हर स्टेप पे हाथ पकड़ पकड़ के कराता है। और मैं हंस रहा था उनको कि आप जानते हैं कि एक इंडियन सर्जन किस तरह से ट्रेन होता है। वो सर्जरी को 1 बार 2 बार 3 बार देखता है, वापस आके वीडियो कैसेट्स पे देखता है और एक दिन वो रियल लाइफ परफॉर्म करता है। तो जो प्रेशर एक होता है ना, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हर सर्जन यहाँ एक एंटरप्रेन्योर है जो हर दिन लेके उस स्टेज में, ही इज रेडी फॉर ऑल एडवर्सिटीज, वो हर एडवर्सिटीज को लेके उसमें चलता है। तो काइंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोगों की होती है, वो हमें इतना बड़ा कमांडो बना देती है एक दुनिया के पास में, कि जब भी हमें एसेट वैल्यूज मिलती हैं, वी आर द बेस्ट परफॉर्मर्स। आज सिलिकॉन वैली इंडिया के बेस्ट क्यों है? बिकॉज दे न्यू हाउ टू, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर, अब मैं उसे वर्ड बोलूंगा, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड सीइंग टू परफॉर्मिंग। वो हम भारतीय लोगों का बहुत अच्छा है, वी आर ब्लेस्ड विद दैट। मैं हमेशा लोग कहता हूँ यहाँ पर हार्डशिप्स को आप बुराई भी कर सकते हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ पे बना सकते हैं। और सर एक चीज और मैंने देखी कि अपने में रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है ना, वो जैसे होता है ना कि ये ऐसा ऐसा हो गया क्या करें, तो बाहर का डॉक्टर बोलेगा अरे ये प्रोसेस में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेट मी स्टडी, लेट मी एनालाइज। इंडियन डॉक्टर कहता है ऐसा हो गया क्या, रुक मुझे कुछ ऐसा करके देख लेते हैं। तो वो जो एक रिस्क टेकिंग है ना कि यार कर लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हो जाएगा, लेट मी डू समथिंग, वो एक्शन। रीजन राहुल जी बोलूंगा, उसका रीजन है एक टेंडेंसी फॉर अ रिवर्स कैलकुलेशन। बाहर की कंट्री में एक चीज़ है, इसके लिए मुझे 10 चीज़ें चाहिए, वो 10 चीज़ें तैयार होती हैं। इंडिया में एक बजट है जो सब कुछ डिसाइड करता है, तो आपकी प्लानिंग वहाँ से शुरू होती है। ये एक पेशेंट है, ये इसका एंड पॉइंट है, अब इस एंड पॉइंट के अंदर एक ही सर्जरी हो सकती है, इतना ही हो सकता है, अब इसके अंदर बेस्ट है। तो आप हर दिन अपने दिमाग को 24/7 चला रहे हो, उस इंसान के लिए कस्टमाइज कर रहे हो, और वो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अकेली किताब काम नहीं करती, अकेला तजुर्बा काम नहीं करता, सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करता है। तो आई वुड से फंडामेंटली दैट्स अ बेस्ट 360 डिग्री अप्रोच, वर्किंग इन अ रिवर्स। आपका जो ऑर्थो एक एसोसिएशन है उसके आप चेयरमैन है इंडिया लेवल पे, आप उस एंगल से अगर आप देख के देखें इंडिया में जो जिस तरह का इकोसिस्टम है ऑर्थो को लेके और जो बाहर है, क्या डिफरेंस अपन दिखते हैं? क्या प्लस में अपन है, क्या माइनस में अपन है, क्या आपको लगता है? एसोसिएशन के मैं नाम भूल गया, आपने जो बताया था। मैं इसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ, इंडियन आर्थोप्लास्टी में जॉइंट प्रेसिडेंट, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ 2 साल के लिए। तो वो जो वर्क हो रहा है तो उसमें बहुत वर्किंग हम लोग कर रहे हैं, और हम एक सीरीज रन कर रहे हैं, ट्रेन द ट्रेनर्स। हम उसमें मेजर सर्जन्स को रोज बिल्डअप कर रहे हैं टू गेट ऑन टू इट।
मैं शायद राहुल जी 20 कंट्रीज में गया हूँ, पीस मील नॉलेज कहीं से 10% 5% गेन करने के लिए वो चीज़ें थी नहीं। आज हम चाहते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी जो सर्जन्स की है उसको सब कुछ घर बैठे ऑन अ हाई वॉल्यूम ऑन हाई पेडेस्टल मिले। हम बहुत सारी विजिटर फेलोशिप्स करते हैं, ट्रेनिंग पैटर्न्स रन करते हैं ताकि हमारा इंडिया जो है वो हाईएस्ट कैनवस पे रहे। इसी के साथ आजकल मैं ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक्स के लिए की नोट ओरेटर था। अभी मेरे को यूरोप में हमारे ऊपर आज वो स्टडी उनकी उनकी जो स्टडीज़ है हमारे ऊपर चल रही हैं। हम उस इकोसिस्टम को रन कैसे करते हैं। एक दिन मैं उस इंग्लैंड में उस अमेरिका में गया था देखने के लिए वो परफॉर्म कैसे करते हैं। आज खुशी ये होती है कि वो दुनिया हमें बुलाकर हम पे वर्किंग करती है और वो ये देखना चाहती है कि हम इंडिया में उन सिस्टम्स को कैसे रन करते हैं और वो यूरोपियन सर्जन्स और अमेरिकन सर्जन्स को सिखाना चाहते हैं। इस चीज में हमें बहुत खुशी मिलती है दैट वी कुड गिव समथिंग फ्रूटफुल इन आवर लाइफ्स। क्योंकि सर इंडियंस एक समय पे सीखने जा रहे थे, आज वो लोग इंडियन से सीखने आ रहे हैं, तो ब्रिलियंट स्टेप एंड बोल्ड स्टेप। और एक और चीज सर आती है, जैसे अभी मेडिकल टूरिज्म वगैरह आ रहा है इंडिया में, इसका क्या स्कोप लगता है आपको? ठीक है, मेडिकल टूरिज्म आ नहीं रहे, मेडिकल टूरिज्म हमेशा है। आज आप जो लैपटॉप लेके बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कि आपका लैपटॉप इंडिया में 10 गुना सस्ता है। एक हेल्थ केयर इकलौती ऐसी चीज है जो कि 10 टाइम्स इकोनॉमिकल है, तो कंट्री के लिए जीडीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ जरूरत है उसके एथिकल पैरामीटर्स, कंट्रोल्ड प्रोसेसेस और एसओपीज बनाने की, जो एग्जिस्ट नहीं करते। आज वो हम लोगों को बड़ी ट्रस्टवर्दी नेशन के एंगल से नहीं देखते हैं कि मुझे एक एथिकल एडवाइस मिलेगी, एक प्रोसेस प्रोटोकॉल फॉलो होगा। एक पेशेंट जो आता है वो पेशेंट सिर्फ सर्जरी नहीं होता, वो इंडिया लैंड करता है, उसका कस्टम से लेकर उसका स्टे, उसका हर वो चीज़ आपको टाइट्रेट करनी है। तो हम उसे कहते हैं एक, जैसे होटल में पैकेज बोलते हो, आपको उसको एक पैकेज देना है। जस्ट डोंट टॉक अबाउट द वर्ड सर्जरी, एंट्री टू एग्जिट प्लान देना है। जिस समय इतनी सी बात को समझना शुरू हो जाएंगे, हमारे कंट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ हेल्थ केयर ले लेगा। हमारे में इतना बड़ा टैलेंट है, हमारे मेरे हॉस्पिटल्स मशीनरी तो वही है सारा, और मेजॉरिटी बहुत सारे सर्जन्स हैं जो ओवरसीज ट्रेंड है मुझे से। तो अदब में कहीं भी हमारे पास लाइसेंस हर जगह के हैं, हम हर जगह में वो चीज़ें कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट है वो 1/4 to 1/10 है। आप सोचो कितना बड़ा वो एक एवोल्यूशन के लिए। सर भी एक डेटा आया था जिसमें यूएस और मतलब कुछ एवरेज लेवल पे यूएस इज 42 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव देन इंडिया। सो इंडिया में कुछ सर्जरीज ऐसी अलग अलग, अरे सिंपल मैं नहीं रिप्लेसमेंट करता हूँ यार। यहाँ दोनों घुटने की सर्जरी में 4 या 5 लाख की है, और उसी इम्प्लांट के साथ अगर मैं अमेरिका में करता हूँ तो वो 50 लाख की है। हमने इम्प्लांट की बात करी, मैं दुबई जाता हूँ, मैं उनके लिए ऑपरेट करता हूँ वहाँ पे। जो इम्प्लांट इंडिया में मान लीजिए हमें 60,000 का मिलता है, वो वहाँ पर 4 लाख का मिलता है, सेम इम्प्लांट। तो ऐसी कौन सी चीज़ है हमारी जो कि इंडिया में इतनी सस्ती है? हम सोने की बात करते रहते हैं यार, दुबई में सोना सस्ता है, अरे आपके अपने पास कितना कुछ पड़ा है उसको अडैप्ट करने की जरूरत है। मेडिकल टूरिज्म में तो इंडिया का नाम देखो, इंडियन डॉक्टर्स, अच्छा कई कंट्रीज ऐसी जो इंडियन डॉक्टर्स को डिमांड करती है कि भाई हमको चाहिए तो इंडियन डॉक्टर्स ही चाहिए, और कुछ चाहिए बिल्कुल। तो इंडियन डॉक्टर तो सर हमारी असेट है, हमारा प्राइड है वो तो हमेशा। सर अब आते हैं, अच्छा लास्ट 2-3 सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चन। एक होता है सर हाफ सर्जरी, एक होता है टोटल सर्जरी, ये क्या डिफरेंस हुआ? हाफ टोटल हम उसे कहते हैं एक लेमन लैंग्वेज में पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट। बेसिकली जोड़ का अगर केवल अंदर का हिस्सा डैमेज्ड है तो उसे हम बोलेंगे, उतने एरिया कैपिंग करें तो पार्शियल हो गया, उतना पोर्शन है। और अगर कंप्लीट लाइनिंग करेंगे उसे कहेंगे टोटल। डिपेंड करता है कि डैमेज कितना है। ठीक है, यंग एज पे जब अर्ली डैमेज है तो आप उसको पार्शियल करेंगे, जिसके सारे जैसे मैं रूम में गया, मेरी एक दीवार खराब थी या तीनों दीवारें खराब थी, चारों दीवारें खराब थी, जितनी दीवारों को आपने करा वो पार्शियल है या कंप्लीट है, सिंपल लैंग्वेज में। और सरफेस और टोटल सेम है या तो डिफरेंट? अगर मैं लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरी करता हूँ, मैंने लिगामेंट्स को नेचुरल छोड़ा, तो सरफेस नॉर्मली सारी सरफेस प्लेसमेंट्स ही हैं। और अगर मैंने उसके लिगामेंट्स को डैमेज तो नहीं बोलूंगा, कट करके एक स्पेशल डिजाइन यूज करा, तो वो एक एडिशनल पैरामीटर्स है। आजकल जो नई सर्जरीज हैं, हम चाहते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ वैसे ही रहे, हम चाहते हैं उनकी फीलिंग ऑफ अ नॉर्मल नहीं रहे, तो उसके अंदर हम रीसर्फेसिंग सर्जरीज करते हैं, जहां लिगामेंट प्रिजर्विंग सर्जरीज है। सर आप अपनी फैमिली के, नॉर्मली डॉक्टर्स में फैमिलीज से आते हैं लोग, पर आपकी फैमिली में यू आर द फर्स्ट डॉक्टर, नो वन वाज देयर, सो आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना? ये प्रोफेशन नहीं था, ये कमिटमेंट थी, गोल था। ठीक है, राइट, आई वांटेड टू ब्रिंग अ सी चेंज। मुझे अगर मैं ये नहीं होता, मेरी खानदानी बैकग्राउंड सारी डिफेंस की है, अगर मैं डॉक्टर नहीं होता मैं 100% फौजी होता। मैं सिलेक्ट भी 2 बार हुआ डिफेंस में, क्योंकि मेरा बिल्ड और सारा फ्रेमवर्क उसी पैटर्न से था, हमेशा पैशन था, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर उसमें नहीं जाना चाहता था। बट माई कमिटमेंट फॉर द नेशन गोज द सेम वे। इस फील्ड में मुझे हमेशा लगता था कि इट्स अ स्टोरी जहाँ पर आप
सोसाइटी के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूट करते हैं, यू कैन ब्रिंग अ सी चेंज। आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द चेंज। तो मेरे लिए वो मेरा गोल था, मेरा माइंडसेट था। प्रोफेशन तो बाद में बना। तो फिर माइंडसेट था, तो इसमें डॉक्टर आपको लगा कि यार ये सबसे ज्यादा सी चेंज इस प्रोफेशन में आ सकता है। तो इसमें आने के बाद भी सर, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन आपने ब्रांच चूज की, क्योंकि आप जब टॉप पे आदमी, ऑर्थोपेडिक टॉप ब्रांच है, अगर इस ब्रांच को आप ले सकते हो तो आपके सामने 10 ऑप्शन और खुले हुए हैं, तो व्हाई चूज दिस स्पेसिफिक ब्रांच? दिस इज वेयर यू हिट द हैमर ऑन द नेल। सो यार, मैं टिपिकल टाइप पे हूँ, मुझे जिंदगी में वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। मैं पहले बोलूंगा सर्जरी में कैसे आया, फिर बताऊंगा ऑर्थोपेडिक्स में कैसे आया। ठीक है। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय फिजिशियन फ्रेंड्स, राइट, मेरा पर्पस नहीं है, ये मेरी अपनी स्टोरी है। मैं दिल्ली में पढ़ता था, हम ट्रेनिंग में थे, तो हम लोगों को पढ़ाते थे कि ब्रेन की ये इंजरी हुई, वहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो एक दिन पेशेंट से रोज़ मैं मिलता था, जूनियर था। एक दिन मिला, कहता मेरा ना अभी बड़े डॉक्टर साहब आए थे। बड़े डॉक्टर साहब भी तुम्हारे साथ होंगे। तो उसकी नज़र में समझा बड़े डॉक्टर साहब कौन थे, जिसने उसकी सर्जरी करी। तो यहाँ मस्तिष्क में एक चीज़ गई कि पेशेंट जो उसमें सी चेंज लेके आता है उसको बड़ा डॉक्टर गिनता है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं ऐसे फिजिशियन दोस्तों को डिकंट्री नहीं करा। ये था उस दिन मैंने एक चीज़ का डिसीजन लिया था कि अब तो मैं बनूंगा तो सर्जन नहीं बनूंगा। उसके बाद मुझे वो चीज़ चाहिए थी जहां पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकूं, मैं एक अपाहिज आदमी को खड़े करके डांस करवा सकूं। मुझे सी ट्रांसफॉर्मेशन, हर इंसान को ना राहुल जी वही किक मिलती है, एक किक होती है तो मैटर करती है, हर एक के लिए किक अलग होती है। तो मेरी किक जो है वो हमेशा ये थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जहां मैं जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकूं और वो मेरा एक तरीके का जुनून बन जाए। तो दिस इज वेयर ऑर्थोपेडिक्स केम इन माय लाइफ। और बिना सिस्टम इतनी चीजें होती भी नहीं सब। अच्छा सर, फिर आपने आने के बाद आपने मैक्स में काम किया, फोर्टिस में काम किया, लीड किया उनकी टीम्स को, फिर सडनली आपने कहा यार अपना खुद का ओन हॉस्पिटल खोलेंगे, तो डॉक्टर से डायरेक्टर की तरफ कैसे आप आगे बढ़े? अब आप मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को जानना चाहते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ विजन, इट्स ऑलवेज अ लेगेसी। मुझे सबको देखा, सब में बहुत अच्छा था, किसी निंदा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता था पेशेंट कम्स फर्स्ट। ये अप्रोच बहुत बारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मिस हो जाती है, कहीं ना कहीं उसका भी कमी हो जाती है। मैं एक क्रिटिक बन के अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था, इसमें ये नहीं वो नहीं। मैंने इंडिया पे जब आया, आई मेड इट अ पॉइंट, मैं अपने कंट्री को अब क्रिटिसाइज नहीं करूंगा और उस चीज़ में कंट्रीब्यूट करूंगा। बहुत कुछ करने के बाद आज डिफरेंट, तो इसलिए मेरे को ये था कि मैंने अब किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। जब सिस्टम आपको ना समझ पड़े तो आप सिस्टम बन जाओ। तो आप एक विजन लेके आप उस कंट्री को एक ग्लोबल लेवल पे कैसे लेके जाओ, कहीं तो आप कंट्रीब्यूट करोगे ना। ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, मेडिकल टूरिज्म इसलिए नहीं आता, ये इसलिए नहीं आता, ठीक है बिल्ड करेंगे। ठीक है, आपको जो चीज़ यूके में या अमेरिका में मिलती है वो आदमी यहाँ आके वो चीज़ को करेगा, आप उस प्रोसेस को बिल्ड करोगे। तो ये एक आगाज़ था एक विजन का उस समय पर। दूसरा क्या होता है, जब आप यार नंबर्स, पैरामीटर्स, वॉल्यूम्स, इस सब को वर्ल्ड का हाईएस्ट हिट कर चुका था, तो मेरी एस्पिरेशन वहाँ चेंज हो चुकी थी। मेरे बेसिक्स लाइफ के बन चुके थे, मतलब आई हैड डन बेसिक्स, और मैं कभी उसके लिए आई नहीं था, मैं तो मिडिल क्लास से हूँ। तो उसको लेके ये चीज़ थी कि आज मुझे एक लेगेसी को छोड़ना है, एक विजन को छोड़ना है। तो विजन में जाने का तरीका था कि आज जो चीज़ें यहाँ गैप्स है, मैं क्रिटिसाइज करने के बजाय उसको बिल्डअप करूँ। एंड दैट्स वेयर माई जर्नी ऑफ हार्डशिप्स, माई जर्नी ऑफ पैरामीटर्स। मैं बहुत बारी मिलता हूँ, सक्सेस क्या है यार, सक्सेस इज आई हैव फेल्ड 1000 times, द वर्ल्ड सीज मी एज अ सक्सेस लेजेंड, बट बाय द एंड ऑफ इट आई कीप टेलिंग देम आई फेल्ड 1000 times। सक्सेसफुल होता क्या है, एक आदमी, एक फेलियर आदमी जो एक बार और ट्राई करता है, वन मोर अटेम्प्ट आफ्टर यू फेल इज योर सक्सेस। तो सक्सेस को अचीव करने के लिए आपकी वो पैशन, वो ड्राइव बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ड्राइव करने के लिए, एक अच्छी टीम बनाने के लिए मैं अपने कंट्री में रह के उसको करना चाहता। तो आई हैड अ चॉइस ऑफ ऑल ओवरसीज। आज मेरे पास सारी जगह के ओवरसीज आते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो रास्ते, वो गलियां मैं बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। अब तो जो भी है यहीं रह के सर, अभी आपने जैसे एज अ सर्जन यू आर वेल ट्रेन्ड, अब आप एज अ एंटरप्रेन्योर जर्नी की फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो इनिशियली क्या चैलेंजेस वगैरह है, या क्या स्किल आपको अलग से डेवलप करनी पड़ी कि यार एज अ सर्जन तो सब काम चल रहा था, अब ये नया खुद का कर लिया, तो ये 2-3 चीजों पे नया ध्यान देना पड़ रहा है? सब कुछ ही डिफरेंट है, नए चैलेंज सब कुछ ही डिफरेंट है। फर्स्ट आई हैव टू स्टेप डाउन बाय द हार्ड ड्राइव ऑफ अ सर्जन। मुझे हार्ड ड्राइव इरेज करनी पड़ती है। सर्जन आप ऑटोक्रेटिक होते हो, आप इम्पल्सिव होते हो, आपको लीड करने का। यहाँ पर many times I always say you have to be behind the person, right? You support them. You have to develop a sense of accountability. You have to develop a sense of ownership. आपको HR बनना है, और कहीं ना कहीं विजन तो आप ही हो। आपसे ही चल रही चीजें, सही बात है। विजन तो आपको ही बनना है, और आपको जो फैमिली के संस्कार बनाने हैं, जो ईथॉस बनाने हैं। मैं एथिक्स और कोर वैल्यूज पे बहुत स्ट्रिंजेंटली वर्क करता हूँ। मैं हर चीज़ माफ़ कर देता हूँ, पर लॉयल्टी और कोर वैल्यूज, एथिक्स, एम्पैथी को कभी माफ़ नहीं करता, बिकॉज ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो
एक पेशेंट को हमेशा ये फीलिंग होना कि मुझे यहाँ जो भी एडवाइस दी जाएगी वो एडवाइस मुझे एथिकल दी जाएगी। हर एक को अपने फाइनेंशियल ऑर्डर को प्रूव करना है। आई एम नॉट हियर आई एम अ सेंट, आई डोंट वांट टू गिव दैट मैसेज, बट उसको सही तरीके से करने के भी बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब उसको सही तरीके से करो, सिस्टम्स को बिल्ड करो, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। ये बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर जा सकते हो। तो इसीलिए मुझे उस जर्नी को में बहुत कुछ हर दिन मैं सीखता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरी 50 पे लाइफ की लर्निंग सी क्लोज हो गई थी, मैं सच में कुछ सीखना बंद ही हो चुका था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह गया था, मोर लाइक अ ट्रेनर। टुडे आई एम अ स्टूडेंट बैक अगेन। मेरे में वो एस्पिरेशन टू लर्न न्यू थिंग्स, न्यू टेक्नोलॉजी, सिटिंग विद IT पीपल, सिटिंग विद HR पीपल, सिटिंग विद डिजाइनिंग टीम्स, सिटिंग विद ब्रांडिंग टीम्स, सेल्स, मार्केटिंग। तो हर वो चीज़ एक नया होमवर्क है, हर डिपार्टमेंट एक अलग। मुझे लगता था एज अ सर्जन मेरे को क्या करना है कैंसर में, मुझे लाइक कैंसर में क्या मैंने कभी काम नहीं, लेकिन आज उसमें जाता तो मैं उसको बेटर रिलेट कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं उन सबसे बेटर हूँ क्योंकि आई नो द नीड ऑफ द कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर पेशेंट है। मैंने 25-30 साल उसके अंदर जर्नी गुजारे, मुझे उसके पेन पॉइंट्स पता है। मैं हमेशा मेडिकल वर्ल्ड के अंदर रहा हूँ, मेरे को अपने कोलीग्स के, नर्सेज के, उन सब के डिस्कम्फर्ट पॉइंट्स पता है। सो टुडे सिंस आई वॉक्ड दोज रोड्स, I know every step of that, and my adaptability to learn will be way faster. और मुझे right or wrong डिसीजन के लिए कोई IIM की डिग्री नहीं चाहिए उसके लिए। It's a question of basics, and then professionals come in and assist you. It's not कि मुझे किसी HR वाले का रोल करना है, ऐसा नहीं है। Professionals have to come their role. लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेटर हो जाती है। तो अल्टीमेटली you have to build a patient centric, पेशेंट फर्स्ट अप्रोच। सर अभी जो कोई डॉक्टर्स हैं पॉडकास्ट से देख रहे हैं और वो जॉब कर रहे हो, कह रहे हैं मैं खुद का क्लिनिक, खुद का हॉस्पिटल डालूं, उसको कुछ सजेशन आप देंगे कि यार बेटे इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने ये गलती की थी तुम मत करना, या मैंने ये चीज़ की थी जो चली थी तुम भी इसको फॉलो करना? एक सिंगल लाइन, सिस्टम पहले बनाना है, इमारत बाद में। इमारत कोई भी बना लेगा, सिस्टम बनाना ज़्यादा जरूरी है। एंड देन डोंट थिंक एज अ डॉक्टर, थिंक एज एन एंटरप्रेन्योर। वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में सोच में बहुत फर्क है। सर आपके नाम 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, 2 लिम्का वाले, 7 लिम्का वाले, 2 वैसे वाले, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 2 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, 7 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे प्लान किया, और ये मेन चीज़ है एग्जीक्यूट कैसे किया सर? जैसे भी आपने कहा वर्ल्ड के आप बिगेस्ट ऑपरेटर हो, इतना ज़्यादा सर्जरीज किसी ने नहीं की वर्ल्ड लेवल पे। सो वो मैं समझना चाहता हूँ कि एक तो ये विजन की मैं वर्ल्ड लेवल पे, सब आदमी अपने शहर में सबसे ज्यादा कर ले तो खुद को बड़ा मानता, आपने वर्ल्ड लेवल का एम किया, उसको अचीव भी किया। तो माइंडसेट क्या था पहले, और सेकंड इतना एग्जीक्यूशन कैसे किया इतनी जल्दी? एक तो आपने बहुत लंबा कहानी में से पूछी है, चलो नहीं हंस रहा हूँ उसमें लेके। तो पहले तो यार ये ग्लोबल वॉल्यूम्स या ये इतना वॉल्यूम दिन में करने के लिए सिस्टम्स, प्रोसेसेस, टीम, ठीक, हार्डवर्क, ये सब बहुत जरूरी है। हमेशा इसको 5 चीजों में डिवाइड करता हूँ हमेशा। पहला होता है कॉम्पिटेंस, सेकंड होता है एथिक्स, थर्ड होता है कोर वैल्यूज, एम्पैथी, रिस्क टेकिंग एपेटाइट। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पे एक क्लस्टर है। इसके बाद आपकी विजन, मिशन, गोल आता है जिसमें कि मैं जाऊंगा। तो जैसे मैंने बोला मैं इंडिया आ गया था, मैं चेंज लेके आना चाहता था, तब तक मैं करता चला गया। बहुत मुश्किल आई, मुश्किल बहुत नहीं मतलब सुपर बहुत आई, लेकिन एक एक करके, क्योंकि मेंटली गेट अप था कि अब रास्ता यही है, तो उसको गोल करता गया। तो उसको पहला हिट करा। इसमें एक बार मैं गोवा में मीटिंग पे जा रहा था, उस समय मैं आई थिंक 2008-9 की बात होगी। तो बॉम्बे से फ्लाइट में बैठा, तो एक कंट्री के MNC का MD मेरे साथ बैठा। तो बैठे, तो मुझे बैठते कहता डॉक्टर वाधवा आई वांटेड टू आस्क वन थिंग। मैं कहा जी पूछिए। यू मस्ट बी mid-30s। ऐसा दिया कहता आप ऑलरेडी उस समय 500 जॉइंट्स इन अ ईयर वो समथिंग लाइक द बिगेस्ट, जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तो आप 500 जॉइंट्स साल के करते हैं, विच इज़ द पीक ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी। व्हाट विल यू डू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? मेरे पास राहुल जी कोई उस चीज़ का जवाब नहीं था। मैं सारी रात सो नहीं पाया। मैं सुबह ब्रेकफास्ट को मिला, मैंने कहा बॉस आपने मुझे कल ये बोला था, मैं सारी रात नहीं सो पाया, मेरे को लगता है मेरे में सब्सटेंसेस से ज़्यादा है। उससे मुझे एक सवाल, जैसे मिल्खा सिंह वो भी था ना, व्हाट इज योर गोल? तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, उसको मैंने कहा कि आपने मुझे बोला था ना ह्यूमन कैपेसिटी 500 जॉइंट्स अ मंथ पे, ईयर पे एंड होती है, मैं एक समय पर 500 जॉइंट एक महीने में करूँगा। He looked at me, smiled at me, and I told him कि बॉस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। So तुम एक इंडियन से बात कर रहे हो, उसमें बस अलग लेवल पे होते हैं। कहता नहीं डॉक्टर बात तो what you're asking is not a market growth. Growth is 10, 20, 100. You're talking about 1000%. It's a market destruction. I said चलो आपकी लैंग्वेज मार्केट डिस्ट्रक्शन कैसे अचीव करी जाती है, अब तो करना ही है। तो उसने मुझे बोला कि
आप जब जब कंफर्टेबल हो जाएंगे आपको अपना सिस्टम तबाह करना पड़ेगा, यू हैव टू रीबिल्ड इट थ्रू। तो जो लोग मुझे गहराई में जानते हैं, पिछले 20 साल में मैं जब अपने पीक पिनेकल पे पहुंचता हूँ मैं अपना सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। बैक ऑन द रोड, अ न्यू स्टोरी, अ न्यू जर्नी स्टार्ट फ्रॉम देयर। और इस तरह से करते हैं। अब इस दौरान पे जब मैं हिट कर रहा था तो वॉल्यूम्स, तो लोग पूछ रहे थे किसको चेज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैं इतने में एक बेल्जियम में एक लेक्चर देने के लिए गया। मैं ब्रसल्स एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां पे उसेन बोल्ट की पिक्चर थी माजदा कार्स के लिए, और एक बड़ी अच्छी वर्डिंग थी, वॉट इफ इन लाइफ यू आर योर ओन कॉम्पिटिशन। उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नया कट के नीचे लगा होता। बस उसने मेरी जिंदगी का देख सोचने का नजरिया ही बदल दिया कि आज से ये फाइट मेरी मुझसे है टू फाइंड कार्व आउट अ बेटर वर्जन ऑफ मी। और मैं उस स्टेट में मैंने 15 साल तक उस चीज़ को करा। और इतने में कोविड आ गया। जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 468 पे पहुंच चुका था, 500 आज भी नहीं हुए थे। मुझे पता नहीं था लाइफ में आएगा नहीं आएगा। मैं जिम कर रहा था बिकॉज मेरी एज बढ़ रही है, मेरा स्टेमिना फॉल करेगा। पर मेरी कमिटमेंट चेंज नहीं हुई थी, मेरी एस्पिरेशन, और कोई नहीं जानता था, मेरी फैमिली भी नहीं जानता था। जब कोविड खत्म हुआ तो बैकलॉग था। दैट वाज द टाइम आई हिट 2 वर्ल्ड्स हाईएस्ट सीरीज, जो अपने कोई ब्रेकअप करा। लेकिन उस दिन ये था कि जो आज तक ना सोच पाए वो इस पर अचीव करे। अभी लास्ट ईयर मैं एक लेक्चर्स के लिए दुबई गया हुआ था। वहाँ मुझे की नोट पे उन्होंने सबसे इंटरेस्टिंग बात बोली, जो कि एज इंडियन मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। मैं अकेला एशियन था, तो कहते सर हम सोच रहे थे हम ना यूएई 7 कंट्रीज़ का बंधन है, गठन है। हम सब मिलकर 7 कंट्रीज़ 2700 जॉइंट्स करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करते हैं साल के। आप 4000 के आसपास करते हो, वी आर 1.5 टाइम्स यूएई। आप लोग ये इंडिया में कैसे करते हो? मुझे इतना अच्छा लगा ना कि दैट डे आई फेल्ट लाइक अ प्राउड इंडियन, द होल क्राउड हुटिंग। यूएई के सारे डॉक्टर्स मिलके जो कर रहे हैं वो एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल से 1.5 गुना हो रहा है। तो टियर 2 सिटीज आपने कहा, तो वो जो फैक्टर है वो हमारे इंडिया को, मैं हर एक आज की डेट में मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ लीडरशिप के ऊपर। मैं हर एक को बताता हूँ ये सब्सटेंस, ये लीडरशिप आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। मैं एक वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हूँ, मैं हीरोइक नहीं है बनना चाहता, आई वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। हम सब लोग जो एक मिडिल क्लास, एक स्मॉल सिटी से आते हैं, हम सब एक सपना, एक जीवन, एक एस्पिरेशन लेके आते हैं। लोग ना डरते रहते हैं कि यार वो मुझे ऐसे बोलेगा, वहाँ मैं ऐसा सोचता रहता हूँ यार, ट्रॉलर्स एंड हेटर्स विल ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन। इफ योर एस्पिरेशन, योर गोल इज क्लियर, यू विल कम अप लाइक अ फिनिक्स फ्रॉम द एशेस। आपको कोई रोक नहीं सकता, कायनात आपको रोक नहीं सकती अगर आप उस डिटर्मिनेशन से। आप ये मत देखो, आपको जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम लोगों में, इंडियंस में इतना ज़्यादा सब्सटेंस और कॉम्पिटेंस है कि हम कुछ भी चीज़ को कार्व आउट कर सकते हैं। सिर्फ इस अपनी काबिलियत को पहचानना है। दूसरा, आपके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि मेरे पास एक बेस्ट टीम है, क्योंकि लोग आपके मुँह करवाते हैं। आप तो एक प्रोसेस हो उसकी, तो उसमें तो वो विजन, वो पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अगर ये सब कुछ एक साथ हो तो आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हो। जो असंभव है आप उसको लेने की क्षमता रखते हो। बिकॉज हार्ड वर्क जितना हम लोग कर सकते हैं शायद ही दुनिया में कोई कर सके। जितना रिस्क टेकिंग एपेटाइट हम लोगों को होता है, बिकॉज हर रोज़ तो बचपन से तो कुश्ती लड़ते आ रहे हैं, हर समय कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो हमारे पास बहुत सारे एसेट्स हैं जिसको बहुत बार हम रियलाइज नहीं करते। जब आप दुनिया को बाहर देखते हो तो आपको रियलाइज होता है यार मेरे में तो इतना कुछ था, मुझे तो पता ही नहीं था। और जिसको हम स्ट्रगल समझ रहे हैं, बल्कि वही हमको चीज सिखा रही होती है, वो बाद में कभी पता पड़ती। तो सर आपने जो चीज बोली ना एकदम, हम बिजनेस कोचिंग करते हैं, बिजनेसमैन को मैं एक चीज सिखाता हूँ कि भाई 0 to 1 तुमको अलग माइंडसेट, अलग टीम लगेगी। 1 से 10 में तुम्हारी टीम, टाइम, विजन, प्रोसेस सब बदलेगा। 10 से 100 पे सब बदलेगा। लोग क्यों नहीं बदलते? क्योंकि वो 1 से 10 तक जिसमें आए कंफर्टेबल हो गए। अब वो 10 से 100 जाने के लिए बदलना पड़ता है ना, तो वो छूटता नहीं है, इसलिए वो लोग अटक जाते हैं। और आप जैसे बार बार डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दैट्स द मेन रीजन। आपने समरी बता दी बिजनेस ग्रोथ की, सीधी सीधी, अगर कोई व्यक्ति इसको समझे। लेकिन सर एक बार मैं टेक्निकल उस पर जाना चाहता हूँ कि भाई मंथ में लगभग एक आपका जो हाईएस्ट मंथ का 524 सर्जरी इन मंथ, लगभग 17 सर्जरी पर डे हो गई। अगर मैं संडे को भी, मतलब संडे को भी काम करते हैं तो सर ये मतलब एक सर्जरी पे लगभग कितना टाइम आपका लगता है और कैसे मैनेज करते हैं आप? यार 55-60 हज़ार कर चुका हूँ, अब मुझे अराउंड 8 से 10 मिनट लगते हैं। बिकॉज भाई वही चीज़, एंड आई एम ब्लेस्ड विद अ वंडरफुल टीम। तो ये सारी स्टोरी नंबर सेट नहीं है यार। ये स्टोरी मैं हमेशा लोग तो यार डोंट टेक इट एज अ नंबर, टेक इट एज अ माइंड सेट, टेक इट व्हाट वी आर कैपिटल। आप कितने लोगों को अच्छी जिंदगी दे सकते हो, आप उसका
SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल सिस्टम कैसे बनाते हो आप उसका। मैं पूरे वर्ल्ड में अभी UK में भी आई स्पीक ऑन फास्ट ट्रैक सर्जरी प्रोटोकॉल्स, हाउ टू ब्रिंग द बेस्ट एफिशिएंसी इन द सिस्टम। फोर्ड लाइन असेंबली लाइन फोर्ड की बात करते हो तो हिंदुस्तान में असेंबली लाइन है यार, आप असेंबली लाइन किसी चीज की इंडिया में क्यों नहीं करते? अगर फोर्ड की गाड़ी असेंबली लाइन में बढ़ती है तो ये अभी कहते हो इतनी गाड़ियां बन गई उसके अंदर यार, इतने मोबाइल फोन्स बन गए, आप उसकी बड़ी प्रेस करते हो यार। वो तो बड़ा सिंपल उन्होंने प्रोटोकॉल प्रोसेस बनाया कि बोइंग इतने सारे बना देता है, एयरबस इतने बना देती है। सेम वे आप सर्जरी को भी एक प्रोसेस में बिल्ड कर सकते हो, एक सब चीज़ फंडामेंटली उसमें ऑर्गेनाइज्ड है, सेट है। तो आज दुनिया हमारे पास उस प्रोसेस, उस प्रोटोकॉल, उस सिस्टम को देखने आती है। पर डेफिनेटली इन सबके लिए बहुत सारा हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा टीम वर्क इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा डिसिप्लिन इन्वॉल्व होता है। इसमें से कोई चीज़ कम नहीं हो सकती। बट अगर आप सोचिए कि सारा कुछ है तो आप, मैंने सामने बोला मेरा फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड 2013 में 331 जॉइंट्स था, मेरा लेटेस्ट 2022 के अंदर इट्स 528। सो दैट्स वे वी हैव एवरी डे फॉट विद आवरसेल्व्स टू मेक एंड कार्व आउट अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। ये लड़ाई के अंदर आप हर दिन अपने आप को आप क्यूरेट कर ना, चिजल योरसेल्फ एवरी नेक्स्ट डे। आप हर दिन अपने आप को चिजल करते हो, यू आर द विनर। और अगर मैं बोलूं 2013 से 2022 तक इतने साल के अंदर इट वाज ओनली मनोज वधवा फाइटिंग विद मनोज वधवा। तो आप अपने आप को, तो इसलिए आप दुनिया को मत देखिए, आप अपने आप को देखिए। हम अपने आप को रोज बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को बेटर चिजल आउट कैसे कर सकते हैं, आप किस तरह से बहुत अच्छे लोगों को अपने साथ विजन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो सब लोग जो एक जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, जो सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आई थिंक एज अ मैसेज यार, नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितनी जिंदगी में कितने लोगों को अच्छा कर सकें, कितने लोगों का आशीर्वाद ले पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर एक यूनिक पेशेंट स्टोरी जो आपको लगता है कि वन ऑफ द आपके, मतलब आपने इतने स्टोरीज की, आपके पास स्टोरीज की बाहर है, पर एक चीज जो आपको एकदम पर्सनली अटैच करती हो। जैसे मैंने बताया ना, एक अर्थ से फर्स्ट फ्लोर से एक स्टोरी चलो बताता हूँ। ये दिस इज 2009। एक लड़की सीमा सूद थी। ये लड़की गठिया की पेशेंट थी, 32 साल की, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम बिट्स पिलानी। और मुझे नहीं पता था उस समय तक, शी वॉज द फर्स्ट यूथनेसिया पिटिशनर जिसने मर्सी किलिंग डिमांड करी थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि वो हैंडीकैप हो गई थी। आई वॉज कॉन्टेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैंने उसके नीज, हिप्स, शोल्डर्स करे, और जो करने के बाद आई नेवर न्यू, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट मिसेस प्रताप पाटिल एट दैट स्टेज, और मुझे फेलिसिटेशन लेटर मिला उनसे, और टू ब्रिंग अ चेंज अक्रॉस इन द थॉट प्रोसेस। वो सवाल वो सर्जरी नहीं है, आई वॉज द हेडलाइंस ऑफ द कंट्री एवरीवेयर। उससे मुझे एक चीज़ का बहुत बड़ी लर्निंग मिली जब मैं उस जर्नी में सीख रहा था। एक पेशेंट की जर्नी क्या होती है। एक इंसान जो सोलन में रहता है, गंगानगर में रहता है, उसको प्रॉब्लम आती है, 50 किलोमीटर दायरे में दिखाता है, उसको लोग कहते हैं सिर्फ कुछ नहीं हो सकता है, वो अपने आप को एक डिप्रेस कर लेता है, और एक दिन ये मर्सी किलिंग सब पे जाता है। उसको पता ही नहीं होता साइंस इतनी पहुंच चुकी है। आज आप लोगों के माध्यम से पॉडकास्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ने इतनी अवेयरनेस बिल्ड कर दी है। वहाँ पे उसे न्यूज़पेपर्स उन्होंने करा। उस लड़की को करने के बाद जो मिला मुझे, इतने सारे कंट्री से यंग लड़कियां आनी शुरू हुई। आगरा से हूँ मैं, मुझे हस्बैंड ने छोड़ दिया बिकॉज मैं हैंडीकैप्ड थी। आप उनकी सर्जरीज करते हो, उनकी फैमिली रीयूनाइट हो जाती है, वो आके आपको मिलते हैं कि सर मेरा घर वापस बच गया। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये आपकी लाइफ के गेम चेंजर्स बन जाते हैं। आपको एक इंसेंटिव देते हैं जो समथिंग फ्रूटफुल फॉर योर सोसाइटी। जोश और जुनून वाली बात थी ना, वो जुनून यहाँ से आता है कि कैसे करी 500 सर्जरी। बोले यार ये 500 सर्जरी नहीं है, 500 स्टोरीज है। 500 स्टोरी, और ये स्टोरी सुन के मुझे लग रहा है सर जिस जोश जुनून से अगले 5 साल बाद या और जल्दी मैं आपसे मिलूंगा, तब आप 1000 सर्जरी मंथ पे पहुंच जाओगे। अब मुझे इसको फिर से जैसे मैंने बोला ना कि उसका नंबर ज्यादा, मैं अब एक पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर प्रोसेस बनाने में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे आज की डेट में वो करना है जो इंडिया में मुझे लगता है कुछ हद तक लैकिंग है। बाय दैट मैं किसी भी समय पर किसी भी सिस्टम का क्रिटिक नहीं हूँ, मतलब मेरा पॉइंट वो नहीं है। जो मुझे लगता है कि आज वो हेल्थ केयर में लैकिंग है, मैंने हमेशा लाइफ में वो करा जो मुझे लगा उस समय ज़रूरत है। मैं रोने बिलखने में बिलीव नहीं करता। जब लाइफ ने मुझे रोका, सिस्टम ने नहीं समझा, मैं सिस्टम खुद बन गया। दैट वाज द वे आई एम। मैं अपने गोल को कभी चेंज नहीं करता। मेरा गोल
वहीं खड़ा होता है, रास्ता बदल सकता है। एक सवाल जो कि आपके केस में तो और ट्रिकी हो जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस। अभी वर्क लाइफ बैलेंस में बड़ी डिबेट चलती है। कुछ लोग कहते हैं वर्क पे जान लगा दो तभी आप टॉप पे पहुंचोगे, कुछ लोग कहते हैं इंपॉर्टेंट है, लाइफ का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी अपने फील्ड में टॉप पे ही हो, और आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि आपके केस में काम भी बहुत ज्यादा है और आपके कभी भी आपका कॉल आता है इमरजेंसी का, तो वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करते हो? लकीली पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये ट्रेनिंग मैं अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा देता हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी मेडिकल में हैं, डॉक्टर्स हैं। सो इट्स डिवीजन ऑफ टाइम एंड फॉर्मुलेटिंग ऑफ प्रोसेस। मैं इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखता हूँ। मेरा टाइम डिवीजन भी बहुत क्लियर है, मैं किस समय क्या करता हूँ, और मेरा प्रोसेसेस भी बहुत क्लियर है, मेरी कमिटमेंट्स भी बहुत क्लियर हैं। अगर मुझे इस समय पेशेंट की अप्रोच के लिए चाहिए तो मेरी फैमिली में कोई ये सवाल नहीं पूछेगा हम मूवी जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या वाइस वर्सा। मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, हम घूमने जा रहे हैं, पिक्चर जा रहे हैं, और कोई सर्जरी उसके आगे जो उसको करनी है, तो वी ऑल अंडरस्टैंड योर पेशेंट कम्स फर्स्ट। तो दैट्स एन अंडरस्टैंडिंग। जो आप घर का एक संस्कार कहते हैं ना, संस्कार बिल्ड करते हो। दूसरा, आप हर चीज़ की एक अलग अलग जगह रखते हो, डिस्ट्रेस करते हो, आप हर वो चीज़ का एक प्रोसेस रखते हो। बिकॉज अगर आपको एक मैराथन दौड़नी है तो आपको हर चीज़ का अपना प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर 100 मीटर दौड़नी है तो कैसे भी दौड़ लोगे। तो आपका काम का कितना समय होगा, आपका पर्सनल लाइफ कितना होगा, और आपका मी टाइम कितना होगा। लेकिन बहुत लोग जो बार बार ये वर्ड बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में, वो यार कहीं ना कहीं तो स्क्यू होता है। आप जो भी सक्सेस लेते हो, सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट। बिना कीमत के तब तो चार्ज नहीं मिलते, ठीक है। सो और वो कॉस्ट बहुत बार आपका मी टाइम होती है। फैमिली टाइम शायद ना हो, लेकिन आपका मी टाइम होता है। एंड वन हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग सक्सेस कम्स एट अ प्राइस एंड यू शुड बी रेडी टू पे दैट प्राइस। और मी टाइम उसकी प्राइस हो सकता है कभी कभी, तो फैमिली टाइम को आप बचा सकते हो, मी टाइम तो उसमें जाता है, स्पेशली फॉर एनी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। हॉस्पिटल को लेके, एलीट को लेके क्या आपका फ्यूचर विजन है, और इस सेक्टर को लेके क्या? ऐसे दो क्वेश्चन है इसमें। पहला, आपका जो इंडिविजुअल हॉस्पिटल है एलीट, इसको लेके आपका क्या इंडिविजुअल विजन है, प्लस एज ए इंडिया में जो ऑर्थोपेडिक जो सेक्टर है इसको लेके क्या विजन? मेरा, जैसे मैंने बताया कि विद एलीट मेडिसिटी कमिंग ऑन, इट्स मोर लाइक आई वांट पेशेंट फर्स्ट, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, एक एथिकल हेल्थ केयर को बिल्डअप करना, एंड टू बिल्ड अप द स्टैंडर्ड्स टू द इंटरनेशनल लेवल। जिसे जो मुझे सबसे पिंच करता है जब मैं बाहर कंट्री जाता हूँ, इंडिया जाना है पर पता नहीं क्या होगा, दैट ट्रस्ट क्वोशेंट जो ना मिसिंग है। तो मुझे वो ट्रस्ट क्वोशेंट को बिल्ड करना है, और मैं उस ट्रस्ट को अंदर जाए बिना बिल्ड नहीं कर सकता। तो ये आसान काम नहीं होने वाला। वो सिस्टम में आप सिस्टम क्लीन में जा रहे हो, इकोसिस्टम है ना, इकोसिस्टम को आपने करना है, और इसमें बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी। बट ऐसे मैंने बोला, मैं अपना गोल को कभी चेंज नहीं करता। तो इट्स लाइक टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, सीइंग व्हाट इज मिसिंग इन हेल्थ केयर। और मुझे एक हॉस्पिटल बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एक मेडिकल इकोसिस्टम बिल्ड करना है जहां पर प्रिवेंशन पे भी उतना ही जोर हो, ट्रेनिंग हो, जहां पे डिजीज को रोकना वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो, और आप जहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग को भी उतना ही देते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ एंट्री टू एग्जिट पाथ। दैट मीन्स पेशेंट के लिए आप 360 डिग्री अप्रोच बिल्ड करोगे। उसके घुसने से पहले उसको ट्रेनिंग क्या मिल रही है प्रोसेस से, और जाने के बाद क्या हो रहा है, राइट फ्रॉम डायग्नोसिस टू द पोस्ट सर्जरी केयर आप वो कर रहे हो। प्लस आप ऑल ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स को एक में लेकर क्यों नहीं आते? आपकी नेचुरोपैथी जो जैसे केरला में स्पा है, वो एक मेन सिस्टम का, मेन स्ट्रीम का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता? हमने बात करी है यार, ये योगा मदद करता है, यार ये ऑयल थेरेपी हेल्प करती है ना। तो बिल्ड अ प्रोसेस विद इन द सेम सिस्टम। व्हाई डू वांट टू क्रिएट ये बुरा है ये अच्छा है? यहाँ पे हर एक चीज़ की अपनी एक जगह है, हर एक चीज़ का अपना एक सिस्टम है। तो यू क्रिएट अ मेडिकल हब। तो मैं कभी भी हॉस्पिटल वर्ल्ड यूज़ करता। हॉस्पिटल तो एक कमर्शियल जो हर जगह चलता है, वो सर्जरी के लिए हो गया, डिजीज पेशेंट के लिए हो गया। डिजीज पेशेंट नहीं बोलना है। आप हेल्थ केयर को प्रिवेंशन से पोस्ट सर्जरी तक कैसे लेके जा सकते हो, और हर वर्टिकल को कैसे कर सकते हो, वो 360 डिग्रीज मेडिकल इकोसिस्टम बिल्ड करना है, एक मेडिकल सिटी बिल्ड करना है। दैट इज वेयर आई वांट टू टेक इट। और सेकंड सवाल था आपका इंडिया के लिए। इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग पेट। एवरी डे वी आर इम्प्रूविंग ऑन अस, द होल कंट्री इज कमिंग ऑन। जैसे आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इट्स ओपन वर्ल्ड कमिंग इन। हेल्थ केयर में हमें बहुत बड़ा ही भयंकर पोटेंशियल है। उसको आगे, मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ उसका, लेकिन एक बहुत मेजर पोटेंशियल है एक उसको हेल्थ केयर वर्ल्ड का एक हेल्थ केयर हब बनाने के लिए। बाहरी कंट्रीज़ में कॉस्ट हमसे 10 गुना ज़्यादा है, उनकी 2-2 साल की वेटिंग है, वो लोग 50 घंटे 60 घंटे पे घड़ी लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर नहीं करना चाहते। मैं 3 बारी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तक पहुंचा, और 3 बारी मुझे इसलिए शेल्फ ऑफ करा गया उस सब के अंदर क्योंकि एक नॉर्मल यूरोपियन सर्जन से मेरे वर्किंग आवर्स 50% ज़्यादा थे। मैं बीमार नहीं हूं ना। आप वो चीज़ कर नहीं सकते तो वो चीज़ बुरी है क्योंकि कोई और इंडियन कर रहा है। दैट्स अ बायस, हिपोक्रेसी।
तो मैं उससे बहुत अगेंस्ट हूँ। यार आपको लगता है कि आप 50 घंटे काम करना चाहते हो, जो 50 से ऊपर कर रहा है वो अपने आप को बीमार कर रहा है। आपकी कैपेसिटी नहीं, हमने बिल्ड किया खुद को, तो बिल्ड करा है, सिस्टम करा है, तो दैट्स द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। आप वो नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिस्टम है दोस्त, आप देखना कुछ समय के अंदर इंडिया विल बी द पीक ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स एंड इट इज नॉट फार अवे। सिर्फ जैसे बोला है, हमें अपना ट्रस्ट, अपना पैरामीटर्स और एक होलिस्टिक समझना है कि एक वर्ड सिर्फ सर्जरी नहीं है। और सर एक चीज और हो रही है पॉजिटिवली, अपन जो ग्रो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उधर कोलैप्स भी हो रहा है। बार बार न्यूज आती है लंदन में सिस्टम में ये दिक्कत है, 1 साल की वेटिंग है, तो यूएस यूके कोलैप्स भी हो रहा है, तो उसका भी एक एडिशनल एडवांटेज और मिलेगा। कुछ लोग तो अपने आप ही आ रहे थे और कुछ लोग मजबूरी में आना ही पड़ेगा। मैंने आपको वर्ड बोला था ना, अडेप्टेबिलिटी टू चेंज। अगर आप, वो सिस्टम बहुत अच्छा था लेकिन आज वो टॉप हैवी हो गया। आज मैनेजमेंट में आप तो मार्केटिंग के गुरु हैं, तो आप ही देखते हैं सिस्टम को जब टॉप हैवी कर दोगे सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ये सब सिस्टम्स जहाँ पर मेरे को रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए, ये सब टॉप हैवी सिस्टम्स हैं। मैं लीन मैनेजमेंट को बिलीव करता हूँ बिल्कुल, लीन एजाइल सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट। जिस दिन आप लीन एजाइल सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट बिल्ड कर देते हैं, यू आर वेरी फ्लेक्सिबल टू चेंज, यू आर वेरी मोबाइल टू ब्रिंग अ चेंज, और आप स्मॉल फीडबैक्स के ऊपर आइटरेट कर सकते हैं। ग्रेट सर, लेट्स मूव टू द रैपिड फायर राउंड एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट। कॉमन मिथ क्या है जॉइंट के बारे में? 1 वर्ड या 1 सेंटेंस यू कैन आंसर। पेन मीन्स सर्जरी। पेन मीन्स सर्जरी, दर्द हुआ सर्जरी कराओ। 1 must add supplement. विटामिन डी। 1 must add food. प्रोटीन्स। 1 must stop habit. एक हैबिट जो रोक देनी चाहिए सबको। सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक कहते हैं ना सिटिंग इज द न्यू कैंसर, ये आपकी केस में मतलब ये सबसे ज्यादा पेशेंट सिटिंग वाले आपके पास आएंगे, अगर कुछ वो कैंसर है तो उसका इलाज आप ही कर दो। बेस्ट एक्सरसाइज जिससे लॉन्जिटिविटी बढ़ती है? वॉकिंग एंड साइकिलिंग। योर मोस्ट प्राउड मोमेंट ऑफ लाइफ? व्हेन आई सी पीपल वॉकिंग फ्रॉम द व्हीलचेयर टू अ डांसिंग फ्लोर। एक एडवाइस जो आज की डेट में एक जॉइंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो पेशेंट जो आज, स्टॉप, वेट एंड वॉच, अर्ली असेसमेंट बाय अ स्पेशलिस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक फिट पर्सन जो पॉडकास्ट देख रहा है वो चाहता है कभी मेरे जॉइंट फेलियर ना हो, मैं क्या करूं? हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट कंट्रोल, एक्सरसाइजेस एंड अ बैलेंस्ड डाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप्स फॉर अपकमिंग डॉक्टर, जो डॉक्टर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टर बनेंगे, उनको आप क्या मैसेज देंगे? एथिक्स बिफोर अर्निंग्स। पैसा अपने होता है। आई ऑलवेज से प्रॉफिट और मनी इज अ बाय प्रोडक्ट दैट कम्स ऑन, बट इट कैन नॉट बी अ गोल। बहुत बड़े बच्चे जो आज की डेट में कमर्शियल वैल्यूज से उस चीज़ को टैग करते हैं, इसमें मुझे कितना मिलेगा और मैं, तो मुझे पहले उसको करना है। दूसरा, बिफोर रीडिंग द रिपोर्ट्स एग्जामिन द पेशेंट। लोग असेसमेंट रिपोर्ट्स को देख के करते हैं, इंसान के अंदर वो असेसमेंट है, वो एआई नहीं है, वो आपका असेसमेंट है। रिपोर्ट तो एआई भी पढ़ के आपको दे देगा। तो आई थिंक ये मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर बच्चों को कहता हूँ, पहले इंसान को एग्जामिन करो, उसकी समस्या को सुनो, फिर उसके रिपोर्ट्स पे आओ। रिपोर्ट से बायस्ड होकर आगे नहीं जाना है। और दूसरा कि अपने एथिक्स को प्राइम रखो। एक दिन आपका ये ट्रस्ट लोगों का जो आपके ऊपर होगा, यही सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर प्रूव होगा। थैंक यू सर, मजा आया। मतलब मैं वर्ल्ड के बिगेस्ट ऑपरेटर से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और कैसे आपने किया। और सबसे मेन चीज, वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑपरेटर इंडिया से है और इतना बड़ा काम कर रहा है कि बाहर के लोग भी आप पे स्टडी कर रहे हैं, आपको सम्मानित कर रहे हैं, आपसे सीखना चाह रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और जैसा आपने कहा ना, जो इंडिया में सर्जरी होती थी 4000, उतनी सर्जरी आप अकेले करने लग गए, यूएई का 1.5 गुना करने लग गए। तो सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और प्राउड फील हो रहा है। और अगली बार आई होप मैं आपसे पॉडकास्ट जब करूं तब 1000 सर्जरी का आप जब टच करेंगे मैं आपसे दोबारा नहीं राहुल जी, अगली बारी आज का मिशन जो हमारा था वो सर्जरीज कम और डिजीज प्रिवेंशन पे और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने पे ज्यादा था। मैं लोगों को ये चाहूंगा कि आपके इस माध्यम से, बिकॉज यू आर अ वेरी पॉपुलर ब्रॉडकास्टर, प्राइड फॉर आवर कंट्री, वो इतना समझ पाएं कि सर्जरीज एक लास्ट पे चलाने वाला रामबाण है। अगर हम उसको बचा पाएं, इतनी चीज को समझ पाएं और राइट टाइम ओपिनियन फ्रॉम एक्सपर्ट ले पाएं, तो हम बहुत सारी इन समस्याओं को जीत सकते हैं। तो प्रिवेंशन नहीं करता आदमी तो ये प्रेशर सिस्टम पे भी आता है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, रिसोर्स लगता है। प्रिवेंशन कर लोगे तो या आपके प्रोडक्टिव आवर्स सही जगह जाएंगे, कंट्री और आगे भागेगी। थैंक यू सर। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। राइट।